वीर और सिम्मी हनीमून मनाने असम आए हुए थे। वहां की बारिश में भीगकर दोनों के ऊपर प्रेम का खुमार छाया हुआ था। सिम्मी का भीगा बदन वीर को मदहोश कर रहा था। उसकी नजाकत, उसका शर्माना, घबराना, ये सब वीर को उसके करीब जाने के लिए मजबूर कर रहा था। इसलिए जब वो वीर से शर्मा कर जा रही थी तो वीर ने उसकी साड़ी का छोर पकड़कर उसे रोक लिया और उसके करीब जाने लगा। वीर को करीब आते देखकर सिम्मी की धड़कनें बढ़ने लगी। वो सकुचाई और घबराई हुई सी खड़ी थी तो वीर उसकी साड़ी थामे उसके करीब आया और फिर साड़ी को धीरे धीरे उसके बदन से अलग करने लगा। इस दौरान सिम्मी घबराई सी खुद को हाथों से ढकने की कोशिश कर रही थी। फिर वीर ने कमरे की लाइट्स कम कर दी और सिम्मी के करीब गया। उसने सिम्मी का चेहरा अपने हाथ में लिया और बोला, क्या तुम मेरे साथ खुश हो सिम्मी? सिम्मी ने धीरे से हामी भरी तो वीर उसके करीब गया और उसके होंठों को चूमने लगा। सिम्मी ने भी मदहोश होकर आंखें बंद कर ली और वीर के एहसास को महसूस करने लगी। फिर वीर उससे अलग हुआ तो उसने देखा कि सिम्मी ने आंखें बंद की हुई है। वीर ने धीरे धीरे उसकी आंखों को चूमा और उसके गालों को चूमते हुए उसे गोद में उठा लिया। फिर वो उसे बिस्तर पर ले गया और उसके हाथों को चूमते हुए उसे प्यार जताने लगा। मौसम ठंडा था तो वो दोनों कंबल के अंदर एक दूसरे के करीब आकर प्रेमालिंगन करने लगे। बाहर जोरदार बारिश चल रही थी और अंदर उन दोनों के बीच भावनाओं के सैलाब उमड़ रहे थे। दोनों आज एक दूसरे में डूब जाने को तत्पर थे। कुछ देर तक भावनाओं का समंदर उफान मारता रहा और फिर धीरे धीरे दोनों शांत होकर एक दूसरे से लिपटे हुए ही सो गए। देर रात वीर की नींद खुली तो उसने सिम्मी को अपने बगल में सोया हुआ देखा। उसके बाल खुले हुए थे और वो गहरी नींद में थी। उसे इस तरह चैन से सोता देखकर वीर के चेहरे पर मुस्कान आ गई। आज आखिरकार वो और सिम्मी हमेशा के लिए एक हो गए थे। वो सिम्मी को देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहा था और पुराने समय को याद कर रहा था। पुरानी बातें याद करके उसे यकीन नहीं हो रहा था कि आज सिम्मी उसकी पत्नी है। किसी समय वो सिम्मी का बॉडीगार्ड बनकर उसकी जिंदगी में आया था और आज सिम्मी उसकी जिंदगी बन चुकी थी। उसने एक राहत भरी सांस ली और सिम्मी के बगल में लेटकर उसे ताकते हुए धीरे धीरे नींद के आगोश में चला गया। अगली सुबह सिम्मी की नींद खुली तो वो काफी फ्रेश महसूस कर रही थी। उसने अंगड़ाई लेते हुए कंबल से अपने हाथ बाहर निकाले और जम्हाई लेने लगी। तभी उसने देखा कि उसके बदन पर एक भी वस्त्र नहीं है। उसने चौंक कर खुद को कंबल के अंदर समेट लिया और अपनी बाईं तरफ लेटे हुए वीर को देखने लगी। वीर भी शर्ट पहने हुए बिना शर्ट के बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसे देखकर सिम्मी को बीती रात का रोमांस याद आ गया और वो मन ही मन शर्मा उठी। उसने शर्म से अपना चेहरा ढक लिया और सोचने लगी कि अब मैं वीर से नजर कैसे मिलाऊंगी। तभी वीर ने भी अंगड़ाई लेते हुए करवट ली और सिम्मी की ओर देखने लगा। उसे देखकर सिम्मी सकपका गई और कंबल ओढ़े सोने का नाटक करने लगी। वीर उठकर बैठ गया और सिम्मी की ओर देखते हुए प्यार से बोला, उठो बेबी, सुबह हो गई है। सिम्मी ने कोई जवाब नहीं दिया तो वीर उसके चेहरे से कंबल हटाने लगा। सिम्मी बोली, सोने दो ना, नींद आ रही है। वीर बोला, अरे बाबा उठ जाओ, 8 बज गए हैं, आज घूमने नहीं जाना। सिम्मी कंबल के अंदर से बोली, थोड़ी देर में उठ जाऊंगी, तब तक तुम जाकर नहा लो। वो सोच रही थी कि वीर वॉशरूम जाए तो मैं फटाफट कपड़े पहन लूं। वीर मस्ती के मूड में था तो वो बोला, चलो आज साथ साथ नहाते हैं, क्या बोलती हो? ये कहकर वो उसका कंबल खींचने लगा। तभी सिम्मी एकदम से कंबल खींचकर लपेटते हुए बोली, क्या कर रहे हो, मैंने कपड़े नहीं पहने हैं। वो कंबल लपेटे बैठ गई तो वीर हैरानी से उसे देखने लगा और बोला, तो क्या हुआ? तुम्हें याद नहीं कल रात हमने? इतना कहकर उसने बात अधूरी छोड़ दी और मुस्कुराने लगा। सिम्मी नजरें चुराते हुए बोली, हाँ तो क्या हुआ? वीर मजाक में उसके कंबल में झांकने की कोशिश करते हुए बोला, हाँ तो मैंने सब देख लिया था, अब छुपाकर क्या फायदा? ये कहते हुए वो कंबल को उंगली से हटाने की कोशिश करने लगा। सिम्मी उसकी उंगली पर हाथ मारते हुए बोली, दूर रहो। वैसे भी जो हुआ रात में हुआ, दिन में मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। वीर उसे छेड़ते हुए बोला, हाँ तो मैं कौन सा कुछ कर रहा हूँ? मैं तो बस तुम्हें देख रहा हूँ कि तुम कैसी दिखती हो। सिम्मी चिढ़ते हुए वीर कहने लगी तो वीर बोला, अच्छा बाबा कुछ नहीं कर रहा, बस देख भी नहीं रहा। सिम्मी खुश होकर हम कहने लगी तो वीर ने उसे अच्छे से कंबल से ढक दिया और उसके बगल में बैठकर बोला, पता है सिम्मी, कल हमने शादी की कौन सी रस्म पूरी की? सिम्मी पूछने लगी, कौन सी? वीर बोला, सुहागरात की। सिम्मी शर्माते हुए हम कहने लगी तो वीर बोला, तुम्हें इस रस्म का मतलब पता है? सिम्मी शर्माते हुए बोली, किसे नहीं पता होगा, सबको ही पता होता है। वीर बोला, नहीं, सबको पता नहीं होता, सब इसे सिर्फ रोमांस की नज़र से देखते हैं, लेकिन असल में इसी रस्म से मैरिड लाइफ की शुरुआत होती है। इस रस्म के जरिए हम सिर्फ फिजिकली ही नहीं बल्कि इमोशनली भी एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। तुम ही सोचो, हमारे कितने ही दोस्त और रिश्तेदार होते हैं, क्या हम इतने कम समय में उनसे उतना अटैच हो पाते हैं जितना जल्दी अपने लाइफ पार्टनर से हो जाते हैं? सिम्मी ने सोचते हुए ना कहा तो वीर बोला,
जानती हो किस लिए? सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने एक रात साथ में गुजारी होती है। उस एक रात में इंसान अपने वास्तविक रूप में होता है, शरीर से भी और मन से भी। कोई बाहरी दुनिया में कितना ही दिखावा कर ले, लेकिन बंद कमरे में वो अपने असली रूप में आ ही जाता है। ये सुहागरात ही है जो कई कपल्स को करीब ले आती है, तो कुछ को हकीकत का एहसास करवाकर एक दूसरे से दूर भी कर देती है। सिम्मी सोचते हुए हम करने लगी और बोली, तो क्या सुहागरात मनाना इतना जरूरी है? वीर बोला, देखो कभी ना कभी तो कपल्स करीब आते ही है। जितना जल्दी करीब आ जाएं, उतना जल्दी एक दूसरे को समझ लेते हैं। इससे उन्हें आगे का जीवन बिताने में आसानी होती है, क्योंकि वो एक दूसरे के स्वभाव को जल्दी समझ लेते हैं। सिम्मी हामी भरते हुए बोली, बात तो तुम्हारी सही है। वैसे पहले तो मैं इस बारे में पूरी तरह अनजान ही थी, लेकिन जब पता चला तो मेरे मन में एक डर और घिन जैसी फीलिंग बैठ गई थी। मैं सोचती थी कि पता नहीं कैसे कोई किसी के करीब आ सकता है, इतना करीब कि उसके सामने इंटीमेट ही हो जाए। वियर्ड लगता था ये सब मुझे। वीर उसे समझाते हुए बोला, यही समझने के लिए तो रस्म बनाई गई है। जब तक हम एक दूसरे को हर तरीके से स्वीकार नहीं कर लेते, तब तक गृहस्थ जीवन आगे कैसे बढ़ेगा? एक वक्त ऐसा आता है सिम्मी, जब हम असहाय होते हैं, बुरे होते हैं। तब हमारे शरीर हमारे लिए मायने नहीं रखता। तब शर्म हया कहीं खोकर रह जाती है। बस बचता है तो प्यार और सम्मान। उस वक्त हमें एक दूसरे का शरीर रिझाता नहीं है, बस एहसास करवाता है कि कोई अब भी हमारा अपना है, जिसके सहारे हम बची हुई जिंदगी काट सकते हैं। कोई है जो माँ के बाद हमारे सबसे करीब है और हमें समझता है। उस वक्त तक पहुंचने के लिए कहीं से तो शुरुआत करनी होती है ना, तो पहली रात इसी शुरुआत के लिए बनाई गई है। सिम्मी गहरी सोच में डूबी वीर के साथ अपने भविष्य के बारे में सोचने लगी। वो सोचने लगी कि बुढ़ापे में हम कैसे दिखेंगे, तब वीर मेरी कैसी केयर करेगा, मैं वीर के साथ कैसा जीवन जीऊंगी। वो सोच में डूबी हुई थी तो वीर ने चुटकी बजाते हुए पूछा, क्या हुआ, अब कहाँ खो गई? सिम्मी ख्यालों से बाहर आकर कहने लगी, नहीं कुछ नहीं, तुम्हारी बातों को ही सोच रही थी। वीर ने पूछा, तो तुम्हें मेरी बातें समझ आई? सिम्मी बोली, हाँ क्यों नहीं, काफी पते की बात बताई तुमने। मुझे तो इस बारे में कोई आइडिया ही नहीं था। वीर बोला, चलो अच्छी बात है कि तुम्हें समझ तो आया। अब फटाफट कंबल हटाओ, वो मजाक करते हुए बोला। सिम्मी चौंक कर बोली, क्या? पर क्यों? वीर बोला, अभी क्या समझाया था तुम्हें, भूल गई? सिम्मी को वीर की बात याद आई तो वो सकुचाते हुए धीरे धीरे कंबल हटाने लगी। तभी वीर हंसते हुए बोला, अरे मजाक कर रहा हूँ बाबा, चलो तुम कपड़े पहनो, मैं तब तक नहा लेता हूँ। ये कहते हुए वीर बिस्तर से उठा और वॉशरूम चला गया। उसके जाने के बाद सिम्मी सोचने लगी कि वीर वाकई में कितना सुलझा हुआ इंसान है। एकदम खरा सोना है, जैसा दिखता है अंदर से भी वैसा ही है। आज वीर और सिम्मी के हनीमून का दूसरा दिन था। आज उनकी टूरिस्ट बस उन्हें किसी मंदिर ले जाने वाली थी। सिम्मी आज हरे रंग की साड़ी पहनकर तैयार होने लगी। तब तक वीर आशा जी से बात करने नीचे लॉन में आ गया। आशा जी ने बताया कि वो राधा के साथ बुआ जी के घर आई हुई है। वीर ने बुआ जी से भी बात की तो बुआ जी बोली, वहां से खाली हाथ मत आना, मेरे लिए तोहफा लेकर ही आना। वीर पूछने लगा, आप हुक्म करो बुआ जी, क्या लेकर आना है? बुआ जी बोली, वापस आए तो खुशखबरी लेकर ही आना, मुझे और आशा को अपने पोते का इंतजार है। वीर शर्माते मुस्कुराते हुए बोला, क्या बुआ जी आप भी? बच्चे क्या दुकान पर मिलते हैं जो मैं एक खरीद कर ले आऊं? बुआ जी तुनकते हुए बोली, मुझे भी पता है कि दुकान पर नहीं मिलते, इसीलिए तुझसे कह रही हूँ, वापस आए तो खुशखबरी लेकर आना। वो आजकल के लड़के लड़की करते हैं ना रोमांच। वीर मुस्कुराते हुए बोला, वो रोमांस होता है बुआ? बुआ जी बोली, जो भी है, थोड़ा रोमांस करो बहू के साथ। आजकल तो ड्यूटी भी नहीं है, तो करो कोशिश, हो ही जाएगा। वो दबी जुबान में अपनी इच्छा जाहिर कर रही थी। तभी उनके बगल में बैठी आशा जी उनसे बोली, क्या दीदी आप भी? क्यों उसकी टांग खींच रही हो? बच्चे वहां घूमने फिरने गए हैं, क्यों अभी से उन पर बच्चे का प्रेशर बना रही हो? फिर अभी बहू की उम्र ही क्या है? आशा जी दबी जुबान में उनसे बोली, अरे तू चुप रह, मुझे बात कर लेने दे। फिर वो वीर से बोली, सुन लिया ना तूने, जो मैंने कहा वो करना जरूर। वीर बोला, हाँ हाँ सुन लिया, अब आपकी इजाजत हो तो जाऊं? सिम्मी इंतजार कर रही होगी। बुआ जी खुश होकर बोली, हाँ हाँ जा। वीर ने फोन रखा और मुस्कुराते हुए मन ही मन बोला, ये बुआ भी ना, जब देखो मेरी ही टांग खींचती है। ये कहकर वो ऊपर की तरफ जा ही रहा था कि तभी उसने देखा कि सिम्मी हरे रंग की साड़ी में, बालों को सलीके से बांधे, गजरा लगाए और चूड़ियों से भरे हाथ पहने सीढ़ियां उतरकर नीचे आ रही थी। वीर उसके मासूम से चेहरे को देखकर मुस्कुरा दिया और मन ही मन सोचने लगा कि सिम्मी कितनी जल्दी इतनी बड़ी हो गई है। कल तक शॉर्ट्स पहनने वाली सिम्मी अब बिना कहे ही साड़ी पहन लेती है। वो सिम्मी के बारे में सोच ही रहा था तो सिम्मी मुस्कुराते हुए उसके पास आए और इतराते हुए बोली, तुम चाहो तो मेरी तारीफ कर सकते हो।
वीर बोला, तारीफ करना तो चाहता हूं लेकिन मेरे पास वो शब्द नहीं है जिनसे तुम्हारी बराबरी हो। सिम्मी मुंह बनाए बोली, मतलब मेरा सारा सजना संवारना बेकार गया। वीर ने पूछा, क्यों भला? सिम्मी कहने लगी, बीवी का सजना तभी सफल होता है जब पति उसकी तारीफ करे। वीर बोला, अच्छा बाबा, अच्छी लग रही हो, खूबसूरत लग रही हो। बस अब चलें। सिम्मी खुश होते हुए बोली, चलो। फिर वो दोनों एक दूसरे का हाथ थामे सड़क की ओर चल दिए। कुछ देर बाद वो टूरिस्ट बस में एक मंदिर दर्शन के लिए गए। वहां जाकर उन्होंने भगवान के दर्शन किए और पूजा पाठ करके उनका आशीर्वाद लिया। पंडित जी ने उन दोनों को तिलक करके आशीर्वाद दिया और बोले, ईश्वर तुम दोनों की जोड़ी बनाए रखे। दर्शन के बाद वो साथ में फोटो लेने का सोचने लगे। सिम्मी सेल्फी ले रही थी लेकिन उसमें पूरी तस्वीर नहीं आ रही थी। तभी उसकी नज़र एक जोड़े पर पड़ी और वो उनसे बोली, क्या आप हमारी एक फ़ोटो ले सकती है प्लीज़? जोड़े में से औरत ने फ़ोन लिया और उन दोनों की तस्वीर लेने लगी। वीर तनकर खड़ा था तो वो औरत वीर से सिम्मी के करीब आने के लिए कह रही थी। वीर सिम्मी के करीब गया तो सिम्मी ने उसकी बाँह पकड़ ली और फिर मुस्कुराकर उसकी ओर देखने लगी। इस दौरान उस महिला ने उनकी कई तस्वीरें ले ली। फिर सिम्मी ने उससे फ़ोन लेकर उसे थैंक्स कहा। वो औरत सिम्मी से बोली, तुम दोनों की लव मैरिज है ना? सिम्मी मुस्कुराते हुए बोली, अरेंज। वो औरत बोली, देखकर लगता तो नहीं है। वैसे काफ़ी अच्छी जोड़ी है तुम्हारी। कितने दिन हुए शादी को? सिम्मी फ़ोन में तस्वीर देखते हुए बोली, 6 महीने हो गए। वो औरत चौंकते हुए बोली, 6 महीने? मतलब तुम हनीमून पर नहीं आए हो? सिम्मी बोली, हनीमून पर ही आए हैं। वो औरत सोचते हुए बोली, शादी के 6 महीने बाद हनीमून? अजीब है। सिम्मी ने तस्वीरें देखकर उसे थैंक्स कहा और फिर दौड़कर वीर के पास गई। वो वीर को भी खुश होकर तस्वीर दिखाने लगी तो दूर से वो औरत उन दोनों को देखने लगी। उसका पति बोला, देख रही हो, 6 महीने बाद भी कितना प्यार है दोनों में। एक खुद को देख लो। वो औरत बोली, तुम खुद को भी तो देखो। कहने को लव मैरिज हुई है लेकिन झगड़े ऐसे होते हैं जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान के हो। मंदिर में कुछ देर घूमने के बाद वो एक होटल में खाना खाने लगे। वहां टीवी चल रहा था जिसमें वेश्याओं पर एक फिल्म चल रही थी। सिम्मी सोचने लगी कि वीर को मेरे बारे में तो कुछ पता ही नहीं है। उस दिन जीबी रोड पर सोनिया ने उसे मेरे बारे में जो झूठ बोला था, वीर ने उसे सच मान लिया था। मुझे वीर को उसकी हकीकत बतानी होगी। वो वीर से बोली, अच्छा वीर, मुझे तुम्हें कुछ बताना था। वीर खाना खाते हुए हम कहने लगा तो सिम्मी बोली, वो उस दिन जीबी रोड पर। सिम्मी ने बात पूरी भी नहीं की थी कि वीर को खांसी उठ गई। सिम्मी ने झटपट उसे पानी पिलाया और उसकी पीठ मसलते हुए बोली, तुम ठीक हो? वीर खांसते हुए बोला, हाँ ठीक हूँ। कुछ देर में उसकी खांसी ठीक हुई तो सिम्मी सोचने लगी कि अभी सही वक्त नहीं है, बाद में बताऊंगी। मंदिर दर्शन के बाद वो दोनों एक लोकल मार्केट में शॉपिंग के लिए गए। वहां उन दोनों ने पूरा मार्केट घूमा और थोड़ी बहुत शॉपिंग की। सिम्मी ने बुआजी के लिए असम की खास चाय ली। शॉपिंग के बाद वो होटल लौटे और डिनर करके अपने कमरे में चले गए। आज वीर फिर से रोमांटिक मूड में था। सिम्मी चेंज करके सफ़ेद झीनी नाइटी पहने बाथरूम से बाहर आई तो वीर की नज़र उस पर ठहर गई। वो उसके पास गया और उसे प्यार जताने लगा। सिम्मी असहज सी बोली, वीर मुझे तुम्हें कुछ बताना है। वीर रोमांटिक मूड में था तो वो बोला, बाद में बताना ना। सिम्मी कहने लगी, कुछ जरूरी बात है। 1 मिनट सुन लो प्लीज, वरना मैं कंफर्टेबल नहीं रहूंगी। वीर अब सिम्मी से अलग हुआ और हाथ बांधे उसकी ओर देखने लगा। सिम्मी डरी हुई सी उसकी ओर देखने लगी तो वीर बोला, बताओ क्या बात है। सिम्मी सकुचाते हुए बोली, वो उस दिन जीबी रोड पर। वीर ने हम कहा और उसके आगे बोलने का इंतजार करने लगा। सिम्मी टूटे फूटे शब्दों में बोली, वो उस दिन सोनिया ने कहा कि मेरे साथ कोई सो चुका है। वीर बोला, हाँ तो? सिम्मी बोली, वो सच नहीं था। मेरे साथ उस दिन कुछ नहीं हुआ था सिवाय मारपीट के। सिम्मी ने नजरें चुराते हुए कहा। वीर हाथ बांधे बोला, मैं जानता हूँ। सिम्मी हैरान सी बोली, सच में? तुम्हें पता था, लेकिन कब पता चला? वीर बोला, कल ही। सिम्मी चौंकती हुई बोली, कल? कब? वीर उसे गोद में उठाते हुए बोला, चलो तुम्हें डिटेल में बताता हूँ। ये कहकर वो उसे बिस्तर पर ले गया और लाइट्स बंद कर दी। आज की सुबह बड़ी सुहावनी थी। सिम्मी की आंख खुली तो वो काफी तरोताजा महसूस कर रही थी। उसे बीती रात की वीर की बातें याद आ रही थी। रात को रोमांस के बाद सिम्मी वीर की बाहों में सिमटी हुई उसके बालों से खेल रही थी और वीर उसे किसी सॉफ्ट टॉय की तरह बाहों में समेटे हुए था। सिम्मी उसके बालों में उंगलियां उलझा रही थी तो वीर बोला, कुछ सोच रही हो? सिम्मी हम करते हुए बोली, अगर उस दिन जीबी रोड में मेरे साथ कुछ हो जाता तो? वीर बोला, तो क्या मैं जमुनाबाई और उसके साथियों को कड़ी सजा दिलवाता? या हो सकता है कि अपना आपा खोकर कोई गलत कदम ही उठा लेता? सिम्मी पूछने लगी, मेरे साथ खुश रह पाते? वीर ने पूछा, क्या मतलब?
सिम्मी नम आवाज में बोली, क्या तब भी तुम मुझसे इतना ही प्यार करते? क्या तुम्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मुझे किसी और ने छुआ है? वीर बोला, नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा प्यार सिर्फ तुम्हारे शरीर तक नहीं है, तुम मेरे दिल में बसती हो, यहाँ से तुम्हें कोई नहीं निकाल सकता, किसी भी सूरत में नहीं। वो अपने दिल की ओर इशारा करते हुए बोला। सिम्मी मुस्कुराते हुए बोली, सच्ची? खाओ मेरी कसम। वीर उसके सिर पर हाथ रख कर बोला, तुम्हारी कसम, मेरे दिल में तुम्हारे सिवा कभी कोई आया ही नहीं। सिम्मी मुस्कुराते हुए बोली, लेकिन मेरे दिल में तो जमाल आया था, क्या तुम्हें उससे भी फर्क नहीं पड़ता? वीर गहरी सांस लेकर बोला, उस कमीने की याद मत दिलाओ, उसे याद करता हूं तो मेरा खून खौलने लगता है। सिम्मी बोली, वैसे तुम्हें उसका शुक्रगुजार होना चाहिए, अगर वो नहीं होता तो हम कभी मिलते ही नहीं, और शायद अब तक मैं आकाश के साथ कनाडा में सेटल हो चुकी होती। समझे मिस्टर? वीर हम करते हुए बोला, बात तो तुम्हारी सही है, जमाल अपनी जिंदगी में एक ही अच्छा काम करके गया, और वो था हमारी शादी। इसी बात के लिए मैं उसका शुक्रगुजार भी हूँ। सिम्मी भी अब सीधी करवट लेकर लेते हुए बोली, वैसे तुम्हें सच बताऊं तो मुझे जमाल के साथ वो फीलिंग कभी नहीं आई जो तुम्हारे लिए आती थी। जब पापा ने मुझे जमाल से दूर रखने के लिए घर में बंद कर दिया था, तब मैं उतना नहीं तड़पी जितना बीते दिनों तुमसे मिलने के लिए तड़पती थी। अब सोचती हूँ कि शायद मुझे जमाल से प्यार था ही नहीं, शायद वो नादानी या अट्रैक्शन था जो समय के साथ खत्म हो गया। प्यार होता तो कभी भुलाया नहीं जाता। वीर मजाक करते हुए बोला, मुझसे प्यार ही है ना, कहीं मुझसे भी अट्रैक्शन तो नहीं है? सिम्मी उसे बाहों में भरते हुए कहने लगी, अब जो भी है सब कुछ तुमसे ही है। वीर ने भी उसे बाहों में भर लिया और उसके माथे को चूमने लगा, फिर दोनों धीरे धीरे नींद के आगोश में समा गए। ये सब याद आते ही सिम्मी वीर की पीठ पर लिपट कर लेट गई और उसे चूमने लगी। वीर की नींद खुली तो उसने करवट ली और सिम्मी को बाहों में भरते हुए बोला, क्या बात है, आज बहुत रोमांटिक हो रही हो, सुबह सुबह मूड बन गया है क्या? सिम्मी बोली, नहीं, ऐसे ही तुम पर प्यार आ रहा है। वीर पूछने लगा, क्यों, आज कुछ खास है? सिम्मी कहने लगी, तुम्हारे साथ तो मेरा हर दिन खास है। वैसे आज हम किस खास जगह जा रहे हैं? वीर बोला, वो तो बस ड्राइवर ही बताएगा, चलो उठो और फटाफट तैयार हो जाओ, वरना देर हो जाएगी, वैसे भी तुम्हें तैयार होने में टाइम लगता है। सिम्मी ने हामी भरी और वीर के गाल को जबरदस्ती जोर से चूमते हुए नहाने चली गई। उसके इस बचपने पर वीर मुस्कुरा कर रह गया। आज भी वो घूमने के लिए कई पर्यटक स्थलों पर गए, आखिर में वो एक हिल स्टेशन घूमने गए। वहां का नज़ारा बहुत ही मनमोहक था, दूर दूर तक हरियाली से ढके पहाड़ और उमड़ते घुमड़ते बादलों से पटा आसमान। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति ने इसी जगह को चित्रकारी के लिए चुना हो। मौसम सुहावना था और ठंडी हवाएं चल रही थी। हर कोई इस खूबसूरत जगह की यादों को अपने कैमरे में कैद करने में लगा हुआ था, जबकि सिम्मी इन हवाओं को हाथ खोले महसूस कर रही थी। वीर भी कुछ देर तक इन नज़ारों को देख रहा था और फिर उसका ध्यान सिम्मी पर था। उसने सिम्मी को इतने सुकून में कभी नहीं देखा जितना वो आज दिख रही थी। उसे यूं प्रकृति में खोया देखकर वीर उसकी तस्वीरें लेने लगा। तभी अचानक बारिश वहां होने लगी थी। बारिश शुरू होते ही सभी टूरिस्ट स्टॉल या पेड़ों के नीचे पनाह ढूंढने लगे। वीर और सिम्मी भी बारिश से बचने के लिए एक पेड़ के नीचे आकर खड़े हो गए। बारिश तेज थी तो वो दोनों पूरी तरह भीग चुके थे। सिम्मी की गीली साड़ी उसके बदन से चिपकी हुई थी और वो उसे झटक कर पानी निचोड़ रही थी। उसे इस तरह देखकर वीर ने अपनी शर्ट उतारी और सिम्मी के कंधे पर रख दी। सिम्मी वीर की ओर देखने लगी तो वीर मुस्कुरा दिया। फिर वो दोनों वहीं खड़े बारिश बंद होने का इंतजार करने लगे। कुछ देर में जब बारिश बंद हुई तो दोनों टूरिस्ट बस में बैठकर होटल लौट गए। आज बारिश में भीगकर सिम्मी की तबीयत थोड़ी नासाज हो गई। वो होटल लौटी तो उसके बदन में दर्द होने लगा और उसे ठंड महसूस होने लगी। वीर ने उसके लिए रूम में ही खाना मंगवाया और उसे गर्मागर्म सूप और खाना खिलाया। फिर उसने सिम्मी को अच्छे से कंबल से ढक दिया। आज उसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो वीर देर तक उसके सिरहाने बैठा उसका सिर दबा रहा था। फिर उसे नींद आने लगी तो वो भी उसके बगल में ही लेट गया। देर रात उसकी नींद खुली तो सिम्मी ठंड से कांप रही थी। वीर उठा तो उसने सिम्मी को कंबल में कांपते हुए देखा। उसने तुरंत अपना कंबल भी सिम्मी के ऊपर डाला और उससे पूछने लगा, तुम्हारी तबीयत ठीक है? सिम्मी कांपते हुए होंठों से बोली, मुझे बहुत ठंड लग रही है, हाथ पैर ठंडे हो गए हैं, कुछ करो वीर। वीर ने तुरंत अपना सूटकेस खोला और उसमें से गर्म जैकेट निकाला। फिर उसने सिम्मी को गर्म जैकेट पहनाकर उसे कंबल से ढका और उसके पैरों को घिसने लगा। इस दौरान भी सिम्मी कांप ही रही थी। उसने सिम्मी के पैरों पर गर्माहट का मलहम लगाया और उसे मौज पहनाने लगा। फिर उसने सिम्मी को अपनी बाहों में भरा और उसे कंबल से अच्छे से लपेटकर ढक दिया। इस दौरान उसे खुद बहुत गर्मी लग रही थी, लेकिन फिर भी उसने सिम्मी की गर्माहट को बनाए रखा। कुछ घंटों बाद सिम्मी का तापमान नॉर्मल हुआ और उसका कांपना बंद हो गया। तब वीर ने चैन की सांस ली और उसका बिस्तर कम करके उसे सुला दिया।
इसके बाद भी वो 2-3 बार उठा और सिम्मी को चेक करता रहा। अगली सुबह सभी गेस्ट किसी नई जगह घूमने जा रहे थे, लेकिन वीर ने आज जाने से मना कर दिया। बीती रात सिम्मी की तबीयत खराब हो गई थी तो वीर आज उसे डॉक्टर को दिखाने ले गया। वो तो आज आराम करने के लिए ही कह रहा था, लेकिन सिम्मी नहीं मानी और आसपास की जगहों में घूमने की जिद करने लगी। आज उसने सबके लिए गिफ्ट वगैरह लिए। वो वीर को दिखा दिखा कर पूछ रही थी कि ये कैसा लग रहा है, वो कैसा लग रहा है। वीर भी उसके हर सवाल का जवाब बड़े ही चाव से दे रहा था। उसने एक बार भी सिम्मी को ये महसूस नहीं होने दिया कि वो उसके साथ शॉपिंग पर आकर बोर हो रहा है, बल्कि वो उसकी बढ़ चढ़कर मदद कर रहा था। बीच बीच में सिम्मी थक जाती तो वो कुछ ना कुछ खिलाने के बहाने किसी स्टॉल पे ले जाता और कुछ देर आराम करके दोनों फिर से शॉपिंग में व्यस्त हो जाते। आज उन्होंने पूरा दिन शॉपिंग में ही बिताया। शाम को वो जल्दी फ्री हो गए तो दोनों लॉन में बैठकर सुकून से पहाड़ों को देखने लगे और असम की मसालेदार चाय का आनंद लेने लगे। आज हनीमून पर दोनों का आखिरी दिन था तो दोनों यहाँ के नज़ारों को अपनी यादों में सहेज रहे थे। वीर और सिम्मी की आज असम में आखिरी शाम थी तो वो दोनों लॉन में बैठे चाय पीते हुए बात कर रहे थे। तभी अचानक से मौसम बिगड़ने लगा तो वीर सिम्मी का हाथ पकड़कर बोला, बारिश होने वाली है, चलो कमरे में चलते हैं। सिम्मी ने हामी भरी और दोनों कमरे में चले गए। फिर सुवर्णा जी का कॉल आने लगा तो सिम्मी उनसे बातों में व्यस्त हो गई। इस दौरान वीर खाली था तो वो खिड़की पर बैठकर बाहर बारिश होते देखने लगा। बारिश के साथ ठंडी हवाएं चल रही थी तो वीर ने ब्लैंकेट लिया और खिड़की पर बैठे दूर पहाड़ों को देखने लगा। सिम्मी की बातें खत्म हुई तो वो फोन रखकर वीर के पास गई और कंबल ओढ़े उसकी गोद में बैठ गई। वीर ने भी सिम्मी को अपने कंबल के अंदर समेट लिया और फिर दोनों साथ साथ बारिश का मजा लेने लगे। वीर पूछने लगा, सब ठीक है वहाँ? सिम्मी हम करते हुए बोली, हाँ ठीक है, मॉम ने ऐसे ही हालचाल पूछने के लिए फ़ोन किया था। वीर अच्छा कहने लगा और फिर बोला, कल बुआ जी का फ़ोन आया था। सिम्मी चहकते हुए पूछने लगी, अच्छा क्या कह रही थी? वीर बोला, उनकी सुई वहीं अटकी हुई है पोते पर। सिम्मी मुस्कुराते हुए बोली, तो तुमने क्या कहा? वीर बोला, कुछ नहीं, ऐसे ही टाल दिया। सिम्मी हम करने लगी और कुछ देर में बोली, तो क्या तुम्हें भी अभी से बच्चे चाहिए? वीर बोला, अरे नहीं, अभी से बच्चे हो गए तो तुम्हारी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी। सिम्मी मजाक करते हुए बोली, तुम चाहो तो अभी भी प्लान कर सकते हैं। कितना अच्छा होगा ना, तुम, मैं और हमारा छोटा सा बेबी। क्यूट सी फैमिली होगी हमारी। वीर उसे बाहों में भरते हुए बोला, सब होगा, लेकिन सही समय पर। अभी बहुत सी जिम्मेदारियां निभानी है। पहले तो राधा की शादी करनी है, फिर अपना घर लेना है, तुम्हारी पढ़ाई भी पूरी करवानी है। उसके बाद जब तुम कुछ बन जाओगी तब बेबी प्लान करेंगे। वैसे भी बच्चे होने के बाद कुछ साल तक पढ़ाई और करियर पर फोकस नहीं हो पाता, इसलिए पहले सारे काम फिर बच्चे। समझी मैडम? सिम्मी मुंह बनाते हुए बोली, लेकिन मुझे तो तुम्हारे जैसा एक छोटा वीर चाहिए था। वीर बोला, एक बार बच्चे हो गए ना तब पता चलेगा कि बच्चे पालने में कितने कष्ट उठाने पड़ते हैं। अभी तुम में खुद बचपना भरा हुआ है, पहले मेंटली और फिजिकली रेडी हो जाओ तब सोचेंगे। सिम्मी अब वीर की ओर पलटी और उसके गले में झूलते हुए बोली, अरे बाबा मजाक कर रही हूँ, कितनी मुश्किलों के बाद तो हम एक साथ आए हैं। अभी मैं अपना सारा समय सिर्फ तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। जब तुमसे मन भर जाएगा तब बच्चे के बारे में सोचूंगी, उसने शरारत से कहा। वीर बोला, अच्छा जी, मुझसे मन भर जाएगा तुम्हारा? सिम्मी गर्दन हिलाकर हम करते हुए बोली, और क्या, अगर तुम मुझे टाइम नहीं दोगे, मेरी केयर नहीं करोगे तो मन भर ही जाएगा ना? वीर बोला, अगर तुम्हारा मन भरा तो सोच लेना, मैं हमेशा के लिए तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। सिम्मी वीर के मुंह पर हाथ रखकर बोली, खबरदार जो मुझे छोड़ने की बात कही, सुसाइड ही कर लूंगी। वीर उसके माथे को चूमते हुए बोला, छोड़ो ये बातें, कॉफी पियोगी? सिम्मी ने खुश होते हुए हामी भरी तो वीर ने 2 कॉफी ऑर्डर की और दोनों कॉफी पीते हुए बारिश का मजा लेने लगे। कुछ देर बाद उनके कमरे का दरवाजा नॉक हुआ तो वीर ने दरवाजा खोला। एक स्टाफ बॉय वीर से बोला, सर आज होटल में एक कपल की 25th एनिवर्सरी पार्टी है, सभी गेस्ट को इनविटेशन दिया गया है, आप और मैडम भी 8 बजे होटल के हॉल में इनवाइटेड हो। वीर ने ओके कहकर दरवाजा बंद कर दिया और सिम्मी से बोला, चलो पार्टी में जाने की तैयारी करो, आज किसी की 25वीं सालगिरह है, हमें भी बुलाया है। सिम्मी पूछने लगी, तुम क्या पहनने वाले हो? वीर बोला, वही ब्लेजर और कोट पैंट पहन लूंगा। सिम्मी कहने लगी, क्या मैं आज वेस्टर्न पहनूं? वीर बोला, कुछ भी पहन लो, तुम सब में अच्छी लगती हो। सिम्मी बोली, मेरे कई कपड़े तो यूज में आए ही नहीं, एक काम करती हूँ, आज उनमें से ही पहन लेती हूँ। ये कहकर वो अपने सूटकेस में से ड्रेस निकालकर देखने लगी। उसे एक ड्रेस पसंद आई तो वो वही ड्रेस पहनकर तैयार होने लगी। कुछ देर बाद दोनों तैयार होकर हॉल में पहुंचे तो हर कोई उन्हें ही देख रहा था। वहां पार्टी शुरू हो चुकी थी और सब लोग एक एक बुजुर्ग जोड़े को सालगिरह की बधाई दे रहे थे।
वीर और सिम्मी भी उनके पास जाकर उन्हें बधाई देने लगे। तभी वहां इवेंट मैनेजर आया और माइक पर बोला, आज मिस्टर और मिसेस शर्मा जी अपनी 25वीं सालगिरह मना रहे हैं और इनकी इस पार्टी को 4 चांद लगाने के लिए हमने रखे हैं कुछ कपल्स गेम। तो शुरुआत करते हैं पहले गेम की। इस गेम में हम सभी हस्बैंड्स की आंखों पर पट्टी बांधेंगे और उन्हें अपनी बीवी को छूकर पहचानना होगा। जो कपल जीतेंगे उन्हें मिलेंगे एक्साइटिंग गिफ्ट। तो सभी जेंटलमैन से अपील है कि आप सब यहां आइए और एक एक करके अपनी आंखों पर पट्टी बंधवा लीजिए। ये कहकर उसने सभी पुरुषों को एक और आने का इशारा किया। पार्टी में तकरीबन 35-40 लोग थे, जिनमें से 15-20 मर्द एक साइड आ गए और बारी बारी से अपनी आंखों पर पट्टी बंधवाने लगे। सबकी पट्टी बांधने के बाद मैनेजर बोला, तो अब एक एक करके सब मर्द लाइन से सभी लेडीज के हाथ टच करेंगे और अपनी वाइफ को पहचानेंगे। सो रेडी? सब मर्द उत्साहित होकर यस कहने लगे। तो मैनेजर और उसकी एक सेक्रेटरी ने बारी बारी सभी मर्दों को अपनी बीवी को पहचानने भेजा। उनमें से मिस्टर शर्मा, जिनकी आज सालगिरह थी, सबसे पहले उन्हें ही भेजा गया। उन्होंने एक बार में छूते ही अपनी धर्मपत्नी को पहचान लिया। उसके बाद उनके बेटे और दामादों को बारी बारी भेजा गया, लेकिन वो नहीं पहचान पाए। यूं ही कुछ मर्दों के बाद वीर की बारी आई। वो आंखों पर पट्टी बांधे धीरे धीरे आगे बढ़ा और फिर हाथ आगे करके सबके हाथों को महसूस करने लगा। 2 to 3 हाथ छूने के बाद उसने एक हाथ को छुआ और फिर नीचे झुककर उनके पैर छूने लगा। सब हैरानी से वीर को देख रहे थे। तो वीर बोला, सालगिरह की बधाई मिसेज शर्मा। मिसेज शर्मा ने उसके सिर पर प्यार भरा हाथ रखा और फिर वीर आगे बढ़ गया। उसने जितनी भी महिलाओं के हाथ छुए, उसे झट से पता चल गया कि ये सिम्मी नहीं है और वो तुरंत सॉरी बोलकर आगे बढ़ गया। आखिर में जब वो सिम्मी के पास पहुंचा तो उसने सिम्मी के हाथ को अच्छे से छुआ और कुछ देर उसके हाथ को टटोलने के बाद बोला, अंगूठी कहाँ है सिम्मी? वीर की बात सुनकर सिम्मी की हंसी छूट गई और उसके साथ वहां मौजूद लोग हंसी के साथ ताली बजाने लगे। सिम्मी ने जानबूझकर अंगूठी निकाल दी थी ताकि वीर उसे पहचान ना पाए, लेकिन फिर भी वीर ने उसे पहचान लिया। सिम्मी ने उसकी आंखों की पट्टी खोली और उसके गले लग गई। वो खुश होते हुए बोली, तो पहचान ही लिया तुमने? वीर बोला, अपनी बीवी को ही नहीं पहचानूंगा क्या? फिर सिम्मी ने उसे अंगूठी दी और वीर ने उसे अपने हाथ से अंगूठी पहनाई। इसके बाद मैनेजर ने उन्हें बधाई के साथ एक गिफ्ट बॉक्स दिया। अब वीर और सिम्मी कुर्सियों पर बैठे बाकियों को देखने लगे। ये गेम खत्म होने के बाद रेस का आयोजन किया गया। सभी पतियों को अपनी अपनी पत्नी को गोद में लेकर दौड़ना था। रेस का नाम सुनकर कुछ पतियों ने पहले ही हाथ खड़े कर दिए, क्योंकि या तो वो खुद वजनी थे या उनकी पत्नियों का वजन उनसे ज्यादा था। तो हारने के डर से उन्होंने रेस में भाग ही नहीं लिया। फिर भी 10 नौजवान जोड़े जोड़े इस रेस में शामिल हो ही गए। उनमें वीर और सिम्मी भी एक थे। रेस शुरू होते ही वीर ने सिम्मी को एक झटके से गोद में उठाया और कुछ दूरी तक भागने के बाद वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंच गया। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि तब तक बाकी जोड़े आधा रास्ता भी नहीं पहुंच पाए थे और वो जीत गया था। रेस जीतते ही सिम्मी खुशी से उछलने लगी और वीर के गले लगने लगी। एक बार फिर से उन्हें गिफ्ट मिला और वो खुश होकर अगले गेम का इंतजार करने लगे। अगला गेम डांस का रखने वाले थे, लेकिन उसमें कुछ जोड़े आपत्ति करने लगे। उनका कहना था कि ये गेम सिर्फ नौजवानों के लिए है, अधेड़ों और उम्रदराज लोग इस तरह के खेल नहीं खेल सकते। उनकी बात को ध्यान में रखकर एक अन्य गेम रखा गया, जहां पति पत्नी से कुछ सवाल पूछे जाने थे और उनका जवाब मैच करना था। इसके लिए सभी पतियों और पत्नियों को अलग अलग लाइन में खड़ा किया गया और उन्हें एक एक शीट दी गई, जिसमें उन्हें अपने पसंदीदा रंग, फिल्म और इसी तरह के कुछ सवाल पूछे गए। सबको अपने अपने जवाब लिखने के लिए कहा गया, तो सभी शीट पर जवाब लिखने लगे। फिर बारी बारी से सभी कपल्स को बुलाया गया और उनके जवाब मैच करने लगे। सबसे पहले मिस्टर और मिसेज शर्मा ही आगे आए और उनसे सवाल पूछे गए। उनके 5 में से 5 जवाब मैच हुए। उनके बाद कुछ युवा जोड़े आए जिनके जवाब कम मैच हुए। इस गेम में उम्रदराज लोग ही ज्यादा जीत रहे थे, क्योंकि वो एक अरसे से अपने जीवन साथी को जानते थे, जबकि युवा अभी इस दिशा में आगे बढ़ ही रहे थे। देखते देखते वीर और सिम्मी का नंबर आया तो सब उनका हौसला बढ़ाने लगे। मैनेजर ने पहला सवाल वीर से पूछा, आपकी पत्नी आपके अलावा सबसे ज्यादा किसे प्यार करती है? वीर ने जवाब दिया, अपने पापा को। मैनेजर ने कहा, सही जवाब। अब अगले सवाल इनकी मिसेज से, तो बताए आपके पति सबसे ज्यादा किसे प्यार करते हैं? सिम्मी ने कहा, अपनी ड्यूटी से। मैनेजर बोला, बिल्कुल सही जवाब। वैसे काफी ट्रिकी सवाल था ये, लेकिन आपने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया। सिम्मी का जवाब सुनकर वीर मुस्कुरा दिया और फिर अगले कुछ और सवाल जवाब किए गए, जिनमें से पसंदीदा रंग, पसंदीदा खाना और जगहों के बारे में पूछा गया। इन सब के जवाब वीर को मालूम थे, तो उसने सही जवाब दिए, जबकि सिम्मी के 2 जवाब गलत हो गए। इस बार वो विजेता नहीं बन पाए, तो सिम्मी का मुंह उतर गया और वो उदास सी एक साइड खड़ी हो गई। इस गेम के बाद उन्होंने नाच गाने का आयोजन किया, तो सभी कपल्स स्टेज पर डांस करने लगे।
इस दौरान सिम्मी का मुंह उतरा हुआ था तो वीर ने पूछा, क्या हुआ, तुम अपसेट क्यों हो? सिम्मी बोली, हम आखिरी गेम हार गए, मेरी गलती की वजह से। वीर बोला, तो क्या हुआ, 2 गेम तो जीते ना। सिम्मी बोली, बात वो नहीं है, तुम नहीं समझोगे। ये कहकर वो डांस छोड़कर कुर्सी पर जाकर बैठ गई और वीर उसे मनाने लगा। होटल में मिस्टर और मिसेज शर्मा की 25वीं सालगिरह की पार्टी मनाई जा रही थी, जहां सभी जोड़े अलग अलग गेम खेल रहे थे। वीर और सिम्मी ने भी कुछ गेम खेलकर जीते, जबकि एक गेम में वो हार गए। इस हार से सिम्मी का चेहरा उतर गया और वो डांस छोड़कर चली गई। वीर उसे समझाते हुए बोला, क्यों मूड खराब कर रही हो, 2 गेम तो जीते ना हमने। चलो अब मूड ठीक करो। वीर के कहने पर सिम्मी ने बेमन से हामी भरी और फिर दोनों पार्टी में डिनर करने लगे। डिनर के बाद वो दोनों मिस्टर और मिसेज शर्मा से मिलकर अपने कमरे में लौट गए। इस दौरान सिम्मी का मुंह उतरा हुआ था तो वीर समझ गया कि ये गेम हारने की वजह से उदास है। उसने सिम्मी को छेड़ना ठीक नहीं समझा और चुपचाप उसके साथ कमरे में चला गया। रूम में जाकर सिम्मी अपना मेकअप वगैरह उतार रही थी जबकि वीर कपड़े बदल रहा था। तभी अचानक सिम्मी वीर की पीठ पर जाकर लिपट गई। वीर हैरान सा बोला, क्या हुआ अब, क्यों उदास हो? सिम्मी ने कोई जवाब नहीं दिया और खड़ी खड़ी आंसू बहाने लगी। वीर ने उसे अपनी ओर घुमाया और बोला, इतनी सी बात पर रो रही हो? सच में तुम कभी कभी बच्चों की तरह बिहेव करती हो। सिम्मी अपने आंसू पोंछने लगी तो वीर बोला, अच्छा बताओ, क्यों परेशान हो? गेम हारने की वजह से? सिम्मी नम आवाज में बोली, नहीं, मुझे गेम हारने पर बुरा नहीं लगा, बल्कि मुझे ये सोचकर रोना आ रहा है कि तुम मेरे बारे में सब जानते हो और मैं तुम्हें अच्छे से जानती भी नहीं। मुझे कुछ नहीं पता तुम्हारे बारे में। ये कहकर सिम्मी फिर से रोने लगी। वीर उसके आंसू पोंछते हुए बोला, तो क्या हुआ, मैं भी कौन सा तुम्हें पहले से जानता था? वो तो तुम्हारे साथ रहते रहते, तुम्हें ऑब्जर्व करते करते तुम्हारे बारे में पता चला। सिम्मी जिद करते हुए बोली, ऐसा नहीं है। अगर मैं तुमसे प्यार करती हूं तो मुझे तुम्हारे बारे में सब पता होना चाहिए, जैसे तुम मेरे बारे में सब जानते हो। वीर उसे प्यार से समझाते हुए बोला, अरे बाबा, प्यार का मतलब सब कुछ जान लेना नहीं होता, बल्कि एक दूसरे को समझना होता है। इस दुनिया में बहुत से ऐसे कपल हैं जो एक दूसरे के बारे में सब जानते हैं, एक दूसरे की रग रग से वाकिफ रहते हैं, फिर भी अलग हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि तब उनका मन भर जाता है। इसलिए जानना जरूरी नहीं है, समझना जरूरी है। ओके, वीर ने प्यार से समझाया तो सिम्मी ने नम आवाज में हामी भरी। वीर बोला, चलो फिर मैं फ्रेश होकर आता हूँ। ये कहकर वो वॉशरूम चला गया। कुछ देर में वो हाथ मुंह धोकर बाहर आया तो उसने देखा कि सिम्मी ने लाइट्स बंद करके पूरे कमरे में मोमबत्तियां जला रखी है और खुद बिस्तर पर हॉट नाइटी में उसका इंतजार कर रही है। वीर मुस्कुराते हुए उसके करीब जाने लगा तो सिम्मी वीर के गले में बाहें डालते हुए बोली, आज हमारी यहाँ आखिरी नाइट है, सोचा थोड़ा एक दूसरे को अच्छे से समझ लें। वीर उसे गोद में उठाते हुए बोला, जैसी मैडम की इच्छा। फिर वो दोनों प्रेम में डूबे, रोमांस के समंदर में गोते लगाने लगे। कुछ देर बाद वीर थक कर सो गया तो सिम्मी उसे एकटक देखकर सोचती रही कि कितनी बेवकूफ़ थी मैं जो अब तक वीर को खुद से दूर रखा। अगर मैं पहले ही अपनी फीलिंग्स को समझ गई होती तो मुझे बहुत पहले वीर का प्यार प्राप्त हो जाता। वो सोचने लगी कि अब चाहे जो हो जाए, मैं हमेशा वीर के साथ रहूंगी और अपनी पूरी जिंदगी वीर के साथ बिताऊंगी। अगली सुबह दोनों वापस लौटने की तैयारी करने लगे। जाने से पहले दोनों ने पैकिंग की और होटल से चेकआउट करने लगे। उनके कुछ साथी गेस्ट उन्हें अलविदा कहने आए तो वीर और सिम्मी ने सबसे विदा ली और कैब लेकर एयरपोर्ट के लिए निकल गए। रास्ते में सिम्मी कुछ उदास सी थी तो वीर बोला, अपसेट हो? सिम्मी हम करते हुए बोली, मुझे ये जगह बहुत याद आएगी। वीर बोला, हाँ मुझे भी, ये जगह है ही इतनी खास। सिम्मी उदास सी बोली, अब पता नहीं कब आना होगा यहाँ। वीर बोला, टाइम मिला तो दोबारा आ जाएंगे, उसमें क्या है। सिम्मी चहकते हुए बोली, सच में, फिर से आओगे यहाँ? वीर बोला, तुम्हारा मन होगा तो जरूर आएंगे, उसमें इतना सोचने वाली क्या बात है। सिम्मी बोली, मुझे लगा तुम मना कर दोगे। वीर बोला, नहीं मना क्यों करूंगा, सब ठीक ठाक रहा तो अगली बार माँ को भी लेकर आएंगे, वो भी हमारे साथ घूम लेगी। सिम्मी बोली, गुड आइडिया, बुआ जी को भी लेकर आएंगे, सब साथ में रहेंगे तो कितना मजा आएगा ना। वीर हंसते हुए बोला, कहीं फिर सोचने लगो कि कबाब में हड्डी आ गए। सिम्मी बोली, ऐसा कुछ नहीं है, सब साथ में रहते हैं तो और मजा आता है। कुछ देर बाद वो एयरपोर्ट पहुंच गए। वहां बैठकर वो फ्लाइट का वेट करने लगे। कुछ देर बाद फ्लाइट अनाउंस हुई तो वो अपनी अपनी सीटों पर जाकर बैठ गए और फ्लाइट स्टार्ट होने का वेट करने लगे। वीर को फिर से धक धक हो रही थी कि कहीं इस बार डर ना लगने लगे। लेकिन जब फ्लाइट स्टार्ट हुई तो सिम्मी ने उसका ध्यान भटकाने के लिए उसे बातों में लगा दिया। फिर पूरे रास्ते वो दोनों खाते पीते मजा करते रहे। कुछ समय बाद फ्लाइट दिल्ली लैंड हुई तो वीर ने एक गहरी सांस ली और बोला, फाइनली दिल्ली पहुंच ही गए।
सिम्मी हम करते हुए बोली, फिर से वही भाग दौड़ भरी जिंदगी। वीर बोला, सुकून से जीवन जीना है तो भाग दौड़ तो करनी ही पड़ेगी मैडम। सिम्मी वीर का हाथ थामते हुए बोली, इस बार तुम अकेले नहीं हो, इस भाग दौड़ में मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। वीर मुस्कुरा कर बोला, तो चलें फिर। सिम्मी ने चलो कहा तो वीर ने एक टैक्सी ली और फिर दोनों घर के लिए निकल गए। घर पहुंचते पहुंचते उन्हें अंधेरा ही हो गया था। जब वो घर पहुंचे तो आशा जी और राधा के चेहरे खिल गए। सिम्मी के चेहरे पर खुद एक अलग मुस्कान थी। वो आशा जी के पैर छूने लगी तो आशा जी बोली, आ गए बेटा। कैसा रहा वहाँ? सब ठीक था? सिम्मी बोली, हाँ मां जी, बहुत अच्छी ट्रिप रही, कई जगह घूमे, वहाँ का मौसम भी बहुत अच्छा था, मस्त ठंडा ठंडा। आशा जी कहने लगी, मंदिर दर्शन के लिए गए थे कि नहीं? सिम्मी बोली, गए थे ना, वहाँ का प्रसाद भी लेकर आए हैं। ये कहकर वो अपना सूटकेस खोलने लगी तो आशा जी बोली, अभी रहने दे, बाद में दे देना। थक कर आए हो, थोड़ी देर आराम कर लो, कल दे देना। सिम्मी ने ठीक है कहा और अपने कमरे में जाकर चेंज करने लगी। तब तक वीर हाथ मुंह धोकर आ गया और आशा जी के साथ बैठकर बतियाने लगा। आशा जी उससे कहने लगी, मैंने पंडित जी से शुभ मुहूर्त के बारे में बात की थी, उनका कहना है कि इस महीने एक मुहूर्त है और फिर अगले महीने है। मैं सोच रही हूँ कि इस महीने शादी कर लेते हैं। अगले महीने तो बहुत ठंड हो जाएगी, ज़्यादा ठंड में दिक्कत भी होती है। आजकल मौसम ठीक ठाक है तो इस महीने का मुहूर्त तय कर लेते हैं। वीर ने पूछा, कितने दिनों बाद का मुहूर्त है? आशा जी कहने लगी, 20 दिन बाद। हम 10 दिन पहले भी जाएंगे तो सारी तैयारी हो जाएगी। वैसे भी गांव में तो सब काम मिलजुल कर करते हैं, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। वीर सोचते हुए बोला, हम ठीक है, आपको जैसा ठीक लगे, आप दिन तय कर लीजिए, फिर मुझे बता देना, ताकि मैं छुट्टियों के लिए अर्जी दी सकूं। यहाँ वीर अपनी माँ से बतिया रहा था, वहीं सिम्मी चेंज करके किचन में काम कर रही थी तो राधा उसे छेड़ते हुए बोली, क्या बात है भाभी, असमझाकर कौन सी चाय पी ली जो आपके चेहरे पर इतनी रौनक आ गई है? सिम्मी शर्माते हुए बोली, नहीं तो ऐसी तो कोई बात नहीं है। राधा बोली, कुछ तो बात है, लगता है भैया के प्यार का रंग चढ़ा हुआ आपके ऊपर, तभी तो आपके गाल गुलाबी हुए पड़े हैं। सिम्मी राधा को छेड़ते हुए बोली, कुछ ही दिनों की बात है, फिर तुम्हारे ऊपर भी यही रंग चढ़ेगा, नील के प्यार का रंग। अब राधा शर्माते हुए बोली, क्या भाभी तुम भी? सिम्मी बोली, और नहीं तो क्या, जब नील तुम्हें बाहों में लेंगे, किस करेंगे, तब तुम्हारे गाल भी ऐसे ही हो जाएंगे गुलाबी। सिम्मी की बात सुनकर राधा बहाना बनाकर शर्माते हुए अपने रूम में चली गई। नील की कल्पना करते हुए उसके पेट में तितलियां उड़ रही थी और वो मन ही मन मुस्कुरा रही थी। आज वीर और सिम्मी सफर की वजह से थके हुए थे तो दोनों को जल्दी ही नींद आ गई। सुबह वीर की जल्दी नींद खुल गई तो वो सिम्मी के बगल में लेटे उसे एकटक देखता रहा। सिम्मी को आज अपने कमरे में चैन से सोया देखकर उसके मन में अजीब सा सुकून था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने जीवन में सब कुछ पा लिया हो। वीर सोच रहा था कि एक बार सारी जिम्मेदारियां निभा लूं, उसके बाद सिम्मी के साथ कहीं छुट्टियों पर जाऊंगा। इसी सोच में डूबा हुआ वो सिम्मी को देख रहा था तो अलार्म की आवाज से सिम्मी की नींद खुल गई। उसने आंखें खोली तो वीर उसके सामने था। वीर को देखकर वो मुस्कुराए और बोली, गुड मॉर्निंग। वीर ने उसे बाहों में भरा और उसका माथा चूमते हुए उसे गुड मॉर्निंग विश करने लगा। वो बोला, मन कर रहा है कि सारा दिन ऐसे ही लेटा रहूं। सिम्मी बोली, ऐसे लेटे रहोगे तो हमारे सपने पूरे कैसे होंगे? तुमने ही कहा था ना, शांति से जीवन जीना है तो भाग दौड़ करनी पड़ेगी। तो चलो उठते हैं और शुरू हो जाते हैं। वीर ने हामी भरी तो सिम्मी बोली, चलो तुम उठो, तब तक मैं नहाने जा रही हूँ। वीर उसका हाथ पकड़कर बोला, मुझे भी साथ ले चलो। सिम्मी मुस्कुराते हुए कहने लगी, हाँ क्यों नहीं, तुम तो छोटे बच्चे हो ना जो तुम्हें साथ लेकर जाऊं। चलो हाथ छोड़ो। वीर ने उसकी ओर फ्लाइंग किस दी और फिर सिम्मी शर्माते हुए नहाने चली गई। नहा धोकर सिम्मी किचन में गई और नाश्ते की तैयारी करने लगी। तब तक वीर भी ड्यूटी के लिए रेडी हो गया और फिर सबने साथ में नाश्ता किया। सिम्मी वीर का वॉलेट और गाड़ी की चाबी लेने कमरे में गई तो वीर भी कमरे में आ गया। सिम्मी उसे चाबी देते हुए बोली, लो तुम्हारी चाबी और वॉलेट। वीर सिम्मी के गले में हाथ रखते हुए बोला, तो आज शाम तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊं? सिम्मी सोचते हुए बोली, आज तुम मेरे बालों में लगाने के लिए फूल लेकर आना। वीर सिर झुकाकर बोला, जो हुक्म रानी साहिबा। इस बार सिम्मी वीर के गले में झूलते हुए बोली, जरा मुझसे भी तो महसूस कर लेने दो, मेरे थानेदार पतिदेव वर्दी में कैसे लगते हैं? वीर मुस्कुरा कर बोला, क्यों, वर्दी में कुछ अलग लगता हूं क्या? सिम्मी बोली, और नहीं तो क्या, वर्दी में तुम्हारी पर्सनैलिटी ही अलग दिखती है, एकदम रौबदार। वीर बोला, एक मिनट रुको, अब बताओ कैसा लग रहा हूं? वो सिर पर टोपी लगाकर बोला। सिम्मी उसके गले में बाहों के हार डाले कहने लगी, तुम्हें देखकर मुझे एक गाना याद आ रहा है। मेरे सैया सुपरस्टार, मेरे सैया सुपरस्टार, मैं फैन हुई उनकी, हाँ मेरे सैया सुपरस्टार।
वीर हंसते हुए बोला, तुम इतनी रोमांटिक हो, पता नहीं था मुझे। वो दोनों बात कर रहे थे कि तभी आशा जी की आवाज आई। उनकी आवाज सुनकर सिम्मी बोली, मां जी बुला रही है। ये कहकर वो तेजी से कमरे से बाहर चली गई। वीर भी उसके पीछे पीछे कमरे से बाहर आ गया। आशा जी वीर और सिम्मी को टिफिन देते हुए बोली, टिफिन तो रख लेते। सिम्मी बोली, हाँ मैं रखने ही वाली थी। ये कहकर उसने टिफिन अपने बैग में रखा और फिर दोनों गाड़ी में बैठकर कॉलेज के लिए निकल गए। आज हल्की बारिश हो रही थी तो वीर ने अपने साथ छाता रखा हुआ था। जब वो कॉलेज पहुंचे तब तक तेज बारिश होने लगी। सिम्मी बोली, अरे यार ये बारिश भी अभी होनी थी, अब मैं कैसे जाऊंगी। वीर बोला, ये छाता है ना, इसे लेकर जाओ। सिम्मी कहने लगी, फिर तुम कैसे मैनेज करोगे। वीर बोला, मैं देख लूंगा कुछ। सिम्मी कहने लगी, एक काम करो, ये छाता तुम ही रखो। वैसे भी मुझे तो कॉलेज के अंदर ही रहना है, फिर जगह जगह छाता लेकर कहाँ घूमूंगी, तो ये छाता तुम ही ले जाओ। वीर सिम्मी को एकटक देखता रहा और फिर बोला, एक मिनट रुको। ये कहकर वो छाता लेकर गाड़ी से उतरा और सिम्मी के लिए दरवाजा खोलने लगा। सिम्मी बोली, ये क्या कर रहे हो, मैं खुद चली जाऊंगी। वीर बोला, तुम उतरो तो सही। सिम्मी गाड़ी से बाहर आई तो वीर ने उसके ऊपर छाता लगाया और छाता थामे उसके पीछे पीछे चलने लगा। सिम्मी उसे मना भी कर रही थी कि रहने दो, लेकिन वीर उसे अंदर तक छोड़ने आया। वहीं कुछ लड़कियां वीर और सिम्मी को बारिश में आते देखकर आपस में बात कर रही थी, कितने रोमांटिक लगते हैं ना ये दोनों, वीर वर्दी में कितना डैशिंग लगता है। दूसरी लड़की कहने लगी, काश कि हमारी किस्मत भी सिम्मी जैसी होती। ऐसा हैंडसम और केयरिंग हस्बैंड मिल जाए तो मैं तो उसके पैर धोकर पीऊं। पहली ख्यालों में खोई हुई सी बोली, ऐसे हस्बैंड कैसे मिलते होंगे, कौन सा उपाय करें कि हमें भी वीर जैसा लाइफ पार्टनर मिल जाए। तभी प्रिया वहां आई और बोली, 16 सोमवार व्रत रखने शुरू कर दो, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। वो लड़कियां प्रिया को घूरने लगी तो प्रिया बोली, अब जाओगी या यहीं खड़ी उन्हें नजर लगाती रहोगी। प्रिया की बात सुनकर वो लड़कियां मुंह बनाए अपने क्लासरूम लौट गई। तभी वीर ने सिम्मी को कॉलेज के कॉरिडोर में छोड़ा और बोला, दिन में बारिश कम हो तभी घर जाना, वरना मुझे कॉल कर देना, फ्री हुआ तो लेने आ जाऊंगा। सिम्मी मुस्कुराकर बोली, कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूंगी। वीर बोला, अच्छा यहाँ कुछ हो सकता है क्या। सिम्मी सरसरी नजर से देखते हुए पूछने लगी, क्या मतलब। वीर दबी जुबान में बोला, गुड बाय किस मिल सकती है क्या। सिम्मी शर्माते हुए कुछ बोलने को हुई कि तभी प्रिया बोली, सॉरी जीजू, लेकिन कॉलेज में ये सब अलाउड नहीं है। प्रिया को देखकर वीर और सिम्मी सकपकाकर अलग हो गए और एक दूसरे से नजरें चुराने लगे। वीर अटकते हुए बोला, मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रहा था, सच में मेरा वो मतलब नहीं था। प्रिया बोली, हाँ हाँ समझ गई मैं, अब तुम चाहो तो जा सकते हो, इसकी फिक्र मत करो, तुम्हारी लवली वाइफ का हम पूरा ख्याल रखेंगे। वीर खिसियाते हुए बोला, अच्छा चलो फिर मैं चलता हूँ, बाय सिम्मी, बाय प्रिया। सिम्मी और प्रिया ने उसे हाथ हिलाकर बाय कहा तो वीर छाता थामे वापस गेट की ओर चल दिया। उसके जाने के बाद प्रिया बोली, तुम दोनों ना नजर का ताबीज पहना करो, कॉलेज की सारी लड़कियां तुम्हें ही देखती रहती है। सिम्मी बोली, देखने दे, इसमें छुपाने जैसी क्या बात है। प्रिया सरसरी नजर से सिम्मी को देखते हुए बोली, बेटा आज तुझमें कुछ चेंज नजर आ रहा है, लगता है कनेक्शन हो गया है। सिम्मी कंफ्यूज सी बोली, कैसा कनेक्शन। प्रिया बोली, कुछ नहीं। अच्छा तू असम गई थी ना वीर के साथ। सिम्मी ने हामी भरी तो प्रिया उसे टटोलते हुए पूछने लगी, तो मतलब तुम्हारा हनीमून हो गया ना। सिम्मी ने शर्माते हुए हामी भरी तो प्रिया खुश होकर बोली, हैं सच में, बता ना क्या क्या हुआ, मैं तो कब से इंतजार कर रही हूं कि तेरे हनीमून के किस्से सुनूं। सिम्मी शर्माते हुए बोली, चल पागल, ये भी कोई बताने की बातें होती है। प्रिया बोली, वाह बेटा, जब ज्ञान चाहिए हो तो प्रिया की याद आती है, अब एक्सपीरियंस हो गया तो टरका रही है। देख लिया बेटा तुझे भी। सिम्मी बोली, अरे ऐसा बताने जैसा कुछ है ही नहीं, जो तूने कहा था वही था सब। प्रिया बोली, अच्छा वो सब ना सही, वीर के साथ कैसे दिन बीते वही बता दे, कैसा लगा तुझे वहां, हनीमून पर तू खुश तो थी ना। सिम्मी ख्यालों में खोई हुई सी अपने हनीमून को याद करते हुए उसे वहां के किस्से बताने लगी। वीर आज थाने पहुंचा तो सब उसके आगे पीछे घूम रहे थे। 2-3 हवलदार उसके केबिन में आकर पूछने लगे, सर कैसा रहा हनीमून, सुना है आप असम गए थे। वीर हम कहने लगा तो हवलदार बोला, सर कैसा है असम, वहां से हमारे लिए कुछ नहीं लाए। वीर सोचने लगा कि मैं इनके बारे में तो भूल ही गया। वो बात बदलते हुए बोला, वो सब बाद में, ये बताओ कि यहाँ सब कैसा चल रहा है। ऑल ओके। हवलदार बोला, सर ज्यादा कुछ तो नहीं हुआ, 1-2 जमीन विवाद के केस आए हैं। वीर बोला, फाइल लेकर आओ। हवलदार ने उसे फाइल दी तो वीर के स्टडी करने लगा। हवलदार बोला, सर इन दोनों विक्टिम की जमीन एक भीमा नाम के दबंग ने कब्जा रखी है।
उसके ऊपर पहले से कुछ केस है, लेकिन वो सभी गुंडागर्दी से संबंधित है। जमीन हथियाने का ये पहला मामला दर्ज हुआ है। वीर फाइल बंद करते हुए बोला, हो सकता है कि इसने पहले भी ये जुर्म किया हो, लेकिन शिकायत आज ही दर्ज हुई हो। हवलदार बोला, हो सकता है सर। अभी हम क्या करें? वीर बोला, करना क्या है, उठाकर लाओ उसे। हवलदार सकुचाते हुए जी सर कहने लगा तो वीर बोला, डर लग रहा है। हवलदार बोला, नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो दबंग है, पता नहीं हमारे साथ आएगा या नहीं। वीर हवलदार को घूरते हुए बोला, तुमने पुलिस फोर्स ज्वाइन करते वक्त ट्रेनिंग ली थी या नहीं? हवलदार सिर झुकाए जी सर कहने लगा तो वीर बोला, हाँ तो फिर जाओ, लेकर आओ उसे। वीर हवलदार से बात कर रहा था कि तभी काजल उसके केबिन में आए और वीर को देखकर मुस्कुराते हुए बोली, आ गए हनीमून से। वीर ने हवलदार को जाने के लिए कहा और काजल को बैठने के लिए कहने लगा। काजल उसके लिए चाय रखते हुए बोली, सो कैसा रहा असम का ट्रिप? वीर मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा रहा, काफी अच्छी जगह थी। काजल बोली, तो खाली हाथ आए वहां से, कुछ लेकर नहीं आए? वीर अफसोस जताते हुए बोला, नहीं यार, ध्यान में ही नहीं रहा कि कुछ लेकर जाऊं। काजल कहने लगी, तुम्हें याद नहीं था तो सिम्मी को ही सोचना चाहिए था। घर वालों के लिए तो गिफ्ट्स लाए होंगे ना, कलीग्स के लिए भी लेकर आते कुछ। वीर बोला, अरे वहां सिम्मी की तबीयत खराब हो गई थी तो ज्यादा कुछ शॉपिंग भी नहीं की, थोड़ा बहुत सामान लिया, वो भी घर के लिए ही था। काजल बोली, चलो कोई बात नहीं, ये बताओ कि असम में कहाँ कहाँ घूमे, क्या क्या देखा? वीर बोला, वो सब बाद में, तुम मुझे भीमा के बारे में बताओ। सुना है कि उसके अगेंस्ट 2 केस दर्ज हुए हैं, तुम्हें इस बारे में कुछ पता है? काजल हम करके सोचते हुए बोली, हाँ मैंने इसके बारे में सुना तो था। कोई दबंग किस्म का इंसान है, लोगों को धमकाना, उगाही करना, ऐसे ही काम करता था। वीर बोला, और अब इसने जमीन कब्जाने का धंधा शुरू कर दिया है, आगे जाकर और भी क्राइम कर सकता है। इससे पहले कि ये बड़ा क्रिमिनल बने, हमें इसे यहीं रोकना होगा। काजल हम करते हुए बोली, यू आर राइट, हमें भीमा के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लेना होगा, तभी वो आगे कोई बड़ा क्राइम नहीं कर पाएगा। वीर बोला, तो ठीक है फिर, आज से हम बाकी केस के साथ भीमा का केस टॉप लिस्ट में रखेंगे और इसे जेल भिजवा कर रहेंगे, तभी लोगों में इसका डर कम होगा। काजल बोली, मैं अपने खबरियों को एक्टिव करती हूँ, जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है मैं तुम्हें बताती हूँ। ये कहकर काजल उठ गई और फिर वीर अपने काम में व्यस्त हो गया। वहीं कॉलेज में प्रिया सिम्मी के पीछे पड़ी हुई थी और उससे हनीमून के बारे में पूछ रही थी। सिम्मी उसे बताने में शर्मा रही थी तो काजल बोली, अच्छा पर्सनल बातें मत बता, लेकिन ये तो बता सकती है कि तुझे कैसा लगा, वीर के साथ रहकर तेरी लाइफ में क्या चेंज आया? वीर के बारे में सोचकर सिम्मी के चेहरे पर अनायास ही मुस्कुराहट आ गई। वो ख्यालों में खोई हुई सी बोली, मेरी लाइफ बदल गई है यार, ऐसा लगता है जैसे सब कुछ कितना खूबसूरत है, जिंदगी हसीन लगने लगी है। उद्धरण चिन्ह। प्रिया बोली, और उसकी वजह? कहीं तुझे ये सब इसलिए तो अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि तुम दोनों नए नए कपल बने हो और आजकल नया नया रोमांस चल रहा है? सिम्मी बोली, अरे नहीं, वो बात नहीं है, रोमांस तो कुछ समय का होता है, लेकिन एक एहसास है जो हर वक्त महसूस होता है। वो एहसास मेरी हर सांस के साथ दिल में उतरता है और मेरे तन बदन को छूकर गुजरता है। हर पल पेट में तितलियां सी उड़ती है और एक मीठा सा एहसास होता है, शायद इसे ही प्यार कहते हैं। प्रिया गाल पर हाथ रखे उसे मंत्रमुग्ध सी सुनने लगी और बोली, और क्या महसूस होता है तुम्हें? सिम्मी वीर के बारे में सोचते हुए बोली, जब वो करीब आते हैं तो ऐसा लगता है जैसे धड़कनें बढ़ गई हो, एक अजीब सी घबराहट, एक अजीब सी बेचैनी होती है, मन करता है कि उनसे लिपट जाऊं और अपने दिल को शांत कर लूं। कितना अजीब है ना, वही बेचैनी की वजह है और वही मेरा सुकून भी है। प्रिया हम करते हुए बोली, जब वो प्यार जताए तो कैसा लगता है सिम्मी? सिम्मी कहने लगी, जब वो फिक्र करते हैं, प्यार जताते हैं, तो ऐसा लगता है कि हम दुनिया के सबसे खुशकिस्मत इंसान हैं। कभी कभी तो सोचती हूँ कि मैंने जिंदगी के 22 साल यूं ही बर्बाद कर दिए। असल में तो मैंने अब जिंदगी जीना शुरू किया है। प्यार मोहब्बत जैसे शब्दों के मायने अब समझ में आते हैं। प्रिया उसे कुरेदते हुए बोली, अच्छा रोमांस के टाइम कैसा लगता है, वो बताना, उस टाइम क्या फीलिंग आती है? सिम्मी उसकी बात पर शर्माते हुए मुस्कुराने लगी तो प्रिया बोली, मैं वो सब प्राइवेट बातें नहीं जानना चाहती, वो तो सबको ही पता है कि क्या होता है, लेकिन तब क्या फील होता है वो जानना है। सिम्मी अपनी उंगलियों को आपस में उलझाए हुए बोली, उस वक्त ऐसा लगता है जैसे वक्त वहीं थम जाए, हम और करीब आएं और एक दूसरे की आंखों में डूबे रहें। उस वक्त अपने पार्टनर को खुश करना, उसे कंफर्टेबल फील करवाना, यही ख्याल आते हैं। मन करता है कि पार्टनर की बाहों में समा जाएं और उस रात की कोई सुबह ही ना हो। प्रिया ख्यालों में खोई हुई बोली, हाय कितना रोमांटिक रहा होगा ना सब, मुझे तो सुनकर ही गुदगुदी हो रही है। सिम्मी मुस्कुराते हुए बोली, जब प्यार होता है तो सब अच्छा लगता है यार,
पूरी दुनिया खूबसूरत लगने लगती है सिर्फ एक इंसान की वजह से, और अब मुझे वो इंसान मिल गया है। प्रिया बोली, काश कि मुझे भी ऐसा ही कोई शख्स मिलता। सिम्मी सकुचाते हुए बोली, मिला हुआ ही है, बस तुझे कदर नहीं है। प्रिया उसकी ओर देखते हुए बोली, किसकी बात कर रही है? राहुल की। सिम्मी कहने लगी, तो और कौन हो सकता है? प्रिया कहने लगी, हाँ वैसे तो उसके अलावा कोई नहीं है जो मुझे घास डाले, लेकिन अब तो वो भी नहीं रहा। सिम्मी चौंक कर बोली, वॉट? क्या हुआ उसे? प्रिया सिम्मी को घूरते हुए बोली, सिम्मी ऐसे क्या एक्सप्रेशन दे रही है? ठीक ठाक है वो, ओके। अपने मामा के पास गया है 6 महीने के लिए। सिम्मी ओह कहते हुए बोली, तो ऐसे बोलना, तूने तो डरा ही दिया था। वैसे कब गया वो? प्रिया बोली, जिस दिन तुम हनीमून पर गए थे उसी दिन गया वो भी। बेचारा बहुत अपसेट था। सिम्मी कहने लगी, एक मिनट, तुझे कैसे पता कि वो अपसेट था? तू उससे मिलने गई थी। प्रिया अब नजर चुराने लगी तो सिम्मी उससे जबरदस्ती पूछने लगी, सच बता तू उससे मिलने गई थी? प्रिया हम करने लगी तो सिम्मी खुश होते हुए बोली, सच में? मतलब अब तू भी उसे पसंद करने लगी है? प्रिया कहने लगी, मेरे पसंद करने से क्या होता है? वैसे भी वो 6 महीने के लिए गया है, क्या पता तब तक उसकी फीलिंग्स बदल जाए, या उसे कोई और मिल जाए। अब हर कोई वीर जैसा तो नहीं होता ना। सिम्मी उसे समझाते हुए बोली, अरे ऐसा कुछ नहीं होगा। देखना जब राहुल वापस लौटेगा तो सबसे पहले तुझसे मिलने आएगा। प्रिया हम कहते हुए बोली, भगवान जाने। वो दोनों बतिया रही थी कि तभी प्रोफेसर क्लासरूम में आ गए और लेक्चर देने लगे। लेक्चर अटेंड करने के बाद सिम्मी घर जाने के बारे में सोचने लगी। उसने बाहर देखा तो मौसम अब खुल चुका था। उसने सोचा कि एक बार वीर से बात कर लेती हूँ, पूछ लेती हूँ क्या कर रहे हैं। यही सोचकर उसने वीर को कॉल लगाया। वीर जो कि उस वक्त फाइल स्टडी कर रहा था, सिम्मी का कॉल देखकर कॉल रिसीव करने लगा। वो बोला, हाँ सिम्मी बोलो। सिम्मी धीमी आवाज में बोली, क्या कर रहे हो? वीर फाइल बंद करके सिम्मी पर फोकस करते हुए बोला, केस स्टडी कर रहा हूँ। तुम बताओ कॉलेज से निकली या नहीं? सिम्मी कहने लगी, बस निकलने वाली हूँ, सोचा तुमसे बात कर लूँ। वैसे तुमने लंच किया? वीर बोला, हाँ थोड़ी देर पहले ही किया। सिम्मी हम कहने लगी तो वीर ने पूछा, और कुछ? सिम्मी कहने लगी, नहीं और क्या होगा। वीर कहने लगा, नहीं तुम चुपचाप सी लग रही हो, शायद तुम्हें कुछ कहना हो। सिम्मी शर्माते हुए बोली, कहना नहीं है बल्कि तुमसे कुछ सुनना है। वीर ने क्या कहा तो सिम्मी बोली, आई लव यू बोलो। वीर ने चौंक कर क्या कहा तो सिम्मी बोली, आई लव यू। वीर बोला, आई लव यू टू। सिम्मी कहने लगी, नहीं तुम बोलो। वीर बोला, तुमने कहा मैंने कहा, एक ही तो बात है। सिम्मी कहने लगी, लेकिन मुझे तुमसे सुनना था। वो दोनों बात कर रहे थे कि तभी हवलदार ने वीर के केबिन का दरवाजा नॉक किया। वीर सिम्मी से बोला, अच्छा बाद में बात करता हूँ, अभी मुझे काम है। तुम्हें जो भी सुनना है रात को फुर्सत में सुनाता हूँ, ओके। वीर ने शरारत से कहा तो सिम्मी मन ही मन शर्मा गई और ओके कहकर फोन रख दिया। सिम्मी मुस्कुराते हुए पलटी तो प्रिया उसके पीछे खड़ी थी। उसे देखकर सिम्मी सामान्य होने का नाटक करने लगी और बोली, तू यहाँ गई नहीं अभी? प्रिया बोली, मेरी बुक तेरे पास रह गई है, कब से वेट कर रही हूँ कि कब तुम्हारा रोमांस खत्म हो और मैं बुक मांगूं। सिम्मी बोली, हट पागल, फोन पर कहाँ रोमांस होता है, हम तो ऐसे ही बात कर रहे थे। ये ले तू बुक पकड़ अपनी, मेरा ऑटो आ गया है। ये कहकर वो प्रिया को झटपट किताब देकर ऑटो में बैठकर निकल गई। उसके जाने के बाद प्रिया मन ही मन बोली, नए नए प्यार का खुमार चढ़ा हुआ मैडम पर। चलो भगवान इनकी जोड़ी ऐसे ही बनाए रखे। ये कहकर वो भी ऑटो लेकर अपने घर के लिए निकल गई। घर पहुंचकर सिम्मी आशा जी को हनीमून से लाया हुआ सामान दिखाने लगी। उसने आशा जी को एक शॉल दिया, राधा को वहां से लाई हुई एक ड्रेस दी और बुआ जी के लिए असम की चाय के पैकेट निकालने लगी। उसने कुछ स्नैक्स वगैरह निकाले तो आशा जी बोली, इनमें से कुछ वीर को दे देना, वो अपने दोस्तों में बांट देगा। सिम्मी ने जी मान जी कहा तो आशा जी कहने लगी, अपनी माँ के लिए कुछ नहीं लाई? सिम्मी बोली, लाई हूं ना, आपके जैसा ही शॉल उनके लिए भी लिया है, पापा के लिए भी असम की चाय ही ली है, और ये रहा मंदिर का प्रसाद। ये कहते हुए उसने एक मिठाई का डिब्बा आशा जी को थमाया। आशा जी ने प्रसाद को माथे से लगाया और राधा से फ्रिज में रख देने के लिए कहा। वहीं वीर ने सिम्मी से बात करके फोन रखा तो हवलदार उसके केबिन में आकर बोला, सर मैं भीमा को लेने गया था लेकिन उसने साथ आने से इनकार कर दिया है, बीमारी का बहाना बना रहा है, जबकि एकदम ठीक ठाक है। वीर बोला, ठीक ठाक था तो उठाकर क्यों नहीं लाए, कॉलर पकड़ कर लाते उसका। हवलदार बोला, सर वो मंत्री जी की धौंस दिखा रहा था, इसलिए हमने ज्यादा जबरदस्ती नहीं की, लेकिन उसे अल्टीमेटम दे रखा है कि कल तक थाने में हाजिर हो जाए वरना उसे अरेस्ट कर लेंगे। वीर हम करते हुए बोला, ठीक है फिर कल तक का वेट करते हैं, तब तक बाकी केस पर काम करो।
हवलदार, जी सर, कहकर वहां से निकल गया और फिर वीर सोचने लगा कि इस भीमा का कुछ तो करना पड़ेगा। शाम को वो घर लौटा तो आशा जी फोन पर किसी से बात कर रही थी। वीर उन्हें व्यस्त देखकर अपने रूम में गया और सिम्मी से पूछने लगा, किसका फोन है? सिम्मी उसे तौलिया देते हुए बोली, गांव से किसी का कॉल आया है। पता नहीं कौन है। वीर ने हम कहा और फिर फ्रेश होने चला गया। कुछ देर में वो चेंज करके बाहर आया और आशा जी के साथ बैठते हुए बोला, किसका फोन था माँ? आशा जी बोली, अरे वो हमारे गांव के पंडित जी है ना, रामलाल। उन्हीं का फोन आया था। मैंने उनसे राधा की शादी के लिए कोई शुभ मुहूर्त निकालने के लिए कहा था तो वही बात कर रहे थे। वीर ने पूछा, तो मिला कोई मुहूर्त? आशा जी कहने लगी, हाँ, आज से 15 दिन बाद का एक मुहूर्त है। उस दिन शादी की जा सकती है। उसके बाद फिर अगले महीने में ज़्यादा मुहूर्त भी नहीं है। फिर पूस के महीने में तो शादी होती भी नहीं है। इसलिए सोच रही हूँ कि 15 दिन बाद वाला मुहूर्त सही रहेगा। वीर बोला, वो तो ठीक है, लेकिन इतनी जल्दी सारे काम निपट जाएंगे? मुझे छुट्टी भी तो मंजूर करवानी है। आशा जी कहने लगी, उस बारे में समधी जी से बात कर लेना। वो तेरी मदद करेंगे। 10 दिन की छुट्टी तो लेनी ही पड़ेगी। वीर बोला, हाँ देखता हूँ। अभी 5 दिन की छुट्टी हुई थी और अब फिर से लंबी छुट्टियां लेनी पड़ेंगी। पता नहीं फिर से मिलेगी भी या नहीं। आशा जी कहने लगी, मिल जाए तो ठीक है, वरना मैं और राधा पहले गांव चले जाएंगे। तू और बहू बाद में आ जाना। वीर कहने लगा, देखता हूँ क्या होता है। ये कहकर वो अपने कमरे में गया और राधा की शादी का हिसाब लगाने लगा। वो और आशा जी साथ में शादी के खर्चे को लेकर डिस्कस कर रहे थे जबकि राधा और सिम्मी डिनर की तैयारी कर रहे थे। रात में डिनर के बाद सिम्मी अपने कमरे में गई तो वीर सोच में डूबा हुआ था। सिम्मी ने पूछा, क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? वीर कहने लगा, वही राधा की शादी के बारे में सोच रहा हूँ। नील पुलिस वाला है, उसके घर वालों की गांव में साख है, तो हमें दहेज भी उसी हिसाब से देना पड़ेगा, लेकिन फिर खर्चा बजट से बाहर हो सकता है। सिम्मी कहने लगी, क्यों, नील सर दहेज लेंगे क्या? वो तो पुलिस वाले हैं और दहेज तो कानूनन जुर्म है ना। वीर बोला, है तो सही, लेकिन अपनी तरफ से राधा को खाली हाथ तो नहीं भेज सकते ना। बिना दहेज के विदा किया तो लोगों में उसकी और उसके ससुराल वालों की क्या इज्जत रह जाएगी। सब यही सोचेंगे कि कहाँ गरीब की लड़की ले आए। रिश्तेदार भी राधा को हीन नजरों से देखेंगे। उसके सम्मान के लिए दहेज तो देना ही पड़ेगा। सिम्मी बोली, लेकिन नील सर मना भी तो कर सकते हैं। इससे लोगों में एग्जाम्पल सेट होगा कि दहेज सामाजिक बुराई है, नहीं लेना चाहिए। वीर उसे समझाते हुए बोला, नील मना कर भी देगा लेकिन उसके घर वालों के क्या? वो तो नहीं मानेंगे ना। और एक बार को वो भी मना कर दें तो उनके रिश्तेदार भी तो है, वो तो पूछेंगे ही कि राधा दहेज में क्या लेकर आए। सिम्मी हम करते हुए बोली, शहरों में तो बिना दहेज की शादी हो भी सकती है, लेकिन गांव में लोगों को कौन समझाए? उन्हें समझाने जाओ तो वो चिढ़ और जाते हैं। वीर कहने लगा, वही तो, इसलिए मैं राधा के दहेज को लेकर थोड़ा परेशान था। सिम्मी कुछ सोचकर बोली, क्यों ना तुम राधा की शादी में मेरे जेवर उसे दे दो, इससे तुम्हें जेवर नहीं बनाने पड़ेंगे। वीर हैरान सा बोला, तुम्हारे जेवर क्यों देंगे? वो तुम्हारी अमानत है, तुम्हारे घर वालों ने दिए है। सिम्मी कहने लगी, हाँ तो वो रखे रखे कौन सा दूध दे रहे हैं, राधा के काम आ गए तो भी ठीक ही है ना, उतना खर्चा कम हो जाएगा। वीर उसे साफ मना करने लगा तो सिम्मी ने सोचा कि इस बारे में सीधा आशा जी से ही बात करनी पड़ेगी, वही कोई रास्ता निकाल सकती है, वरना ऐसे तो वीर दहेज को लेकर परेशान ही रहेंगे और मैं इन्हें इस तरह परेशान नहीं देख सकती। वीर राधा की शादी को लेकर सोच में डूबा हुआ था तो सिम्मी उसे समझाने लगी कि सब हो जाएगा, चिंता मत करो। वीर ने गहरी सांस छोड़ते हुए हामी भरी और कुर्सी पर सिर टिकाए लेट गया। सिम्मी उसकी चिंता समझ रही थी, इसलिए वो उसके पास जाकर उसके सिर में हल्के हल्के से मसाज करने लगी। वीर को इससे राहत मिल रही थी तो आंखें बंद किए मसाज का आनंद ले रहा था। कुछ देर बाद वो बोला, अच्छा तुम दिन में क्या कह रही थी? सिम्मी अनजान बनते हुए बोली, किस बारे में? वीर कहने लगा, फोन पर कुछ कह रही थी ना, कुछ बोलना है। सिम्मी बोली, हाँ लेकिन अभी नहीं, जब तुम्हारा मूड अच्छा होगा तब, अभी जरूरी नहीं है। वीर ने सिम्मी का हाथ पकड़ा और उसे अपनी गोद में बैठाते हुए बोला, किसने कहा कि मेरा मूड अच्छा नहीं है? तुम्हें देखकर मेरा मूड खुद ब खुद अच्छा हो जाता है, तो बताओ क्या सुनना था तुम्हें? सिम्मी अपने दुपट्टे से खेलते हुए बोली, यही कि तुम मुझसे प्यार करते हो। वीर बोला, कहो तो दिल निकाल कर दिखा दूं, कहने वाली क्या बात है? सिम्मी उसके गले में बाहें डालते हुए बोली, नहीं मुझे तो बस सुनना है। वीर सिम्मी को बाहों में भरकर बोला, आई लव यू। सिम्मी कहने लगी, और? वीर बोला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। सिम्मी फिर से बोली, और? वीर ने कहा, हमेशा प्यार करता रहूंगा। सिम्मी ने कहा, और? वीर बोला, और जो तुम चाहो, तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। सिम्मी मुस्कुराते हुए बोली, और?
वीर ने अब सिम्मी को गोद में उठाया और बोला, और अब रात हो गई है और तुम सोने के मूड में नहीं हो, तो चलो थोड़ा रोमांस ही हो जाए। ये कहते हुए वीर ने सिम्मी को बिस्तर पर लिटा दिया। वो सिम्मी के करीब आने लगा तो सिम्मी ने अपने चेहरे पर दुपट्टा रख लिया और झीने दुपट्टे से वीर की आंखों में देखने लगी। वीर उसके करीब आने लगा तो सिम्मी ने आंखें बंद कर ली और उसके होंठ कांपने लगे। वीर ने उसके करीब आकर धीरे धीरे उसके चेहरे से दुपट्टा हटाया और उसके गालों को चूमने लगा। सिम्मी भी प्रेम में डूबी हुई वीर की बाहों में समा गई। अगली सुबह संडे था और सिम्मी की छुट्टी थी। वीर के ड्यूटी पर जाने के बाद सिम्मी आशा जी के पास गई और बोली, माँ मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आशा जी राधा की ओर देखकर बोली, जा छुटकी, तू जरा मेरे लिए चाय बना ले, अभी खाना बनाने में समय है। राधा ने ठीक है माँ कहा और किचन की ओर चली गई। उसके जाने के बाद आशा जी ने कहा, क्या बात है बहू, सब ठीक तो है ना? सिम्मी कहने लगी, कल वीर बता रहे थे कि राधा की शादी में दहेज देना है, तो मैं सोच रही थी कि अगर मेरे कुछ जेवर राधा को दे दिए जाएं तो वीर पर खर्चों का बोझ नहीं होगा। आशा जी पूछने लगी, तुमने वीर से इस बारे में बात की? सिम्मी कहने लगी, हाँ मैंने उनसे जिक्र तो किया था लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। मैंने सोचा इस बारे में आपसे बात करूं। आशा जी कहने लगी, वीर मना कर रहा है तो रहने दो, खामखा वो मुझसे नाराज हो जाएगा, फिर उसकी बात भी ठीक है। वो तुम्हारे जेवर है, तुम्हारे माता पिता ने वो तुम्हें दिए है, हमारा उन पर कोई हक नहीं है। सिम्मी कहने लगी, लेकिन क्यों? अगर मैं इस घर की बहू हूँ, इस घर पर आपके बेटे पर अगर मेरा पूरा अधिकार है तो मेरी चीज़ों पर आपका अधिकार क्यों नहीं है? मैं भी तो इसी घर की सदस्य हूं ना, तो घर के सदस्यों की हर चीज पर एक दूसरे का अधिकार होता है। आशा जी कहने लगी, नहीं बेटा, बहू के गहनों पर ससुराल वालों का कानूनन कोई हक नहीं होता। एक पुलिस वाले की मां हूं, इतना तो जानती ही हूं। सिम्मी आशा जी का हाथ थामकर बोली, ओहो मान जी, आप भी ना बिल्कुल वीर की तरह बात कर रही हो। चलो मान लिया कि कानूनन हक नहीं है, लेकिन मैं अपनी मर्जी से राधा को कुछ दे भी नहीं सकती क्या? मैं खुद चाहती हूं कि मेरे जेवर राधा को दे दिए जाएं, तो इसमें हर्ज ही क्या है? सिम्मी की बात का आशा जी के पास कोई जवाब नहीं था। वो उलझन में थी कि सिम्मी से क्या कहे। सिम्मी अपने तर्क रख रही थी, जबकि वीर को इस बारे में पता चलता तो वो गुस्सा होता। आशा जी को सोच में डूबा देखकर सिम्मी बोली, वीर राधा के दहेज को लेकर टेंशन में है। वो नहीं चाहते कि उनकी बहन की शादी में कोई भी कमी हो। खूब ठाट बाट से उसकी शादी करना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, उनका हाथ थोड़ा तंग है। मुझसे उनकी परेशानी देखी नहीं जाती, इसलिए आपसे कह रही हूं कि आप हाँ कर दीजिए। वैसे भी वो जेवर वीर की खुशी से ज्यादा कीमती नहीं है। आशा जी सिम्मी के सिर पर हाथ रखकर बोली, तुझे वीर की इतनी फिक्र है, ये देखकर मुझे अच्छा लगा। लेकिन बेटा इस बारे में तुम उससे खुद ही बात करो। अगर मैं उसे समझाऊंगी तो वो मुझे गलत समझेगा। बेहतर होगा कि तू उसे प्यार से समझा, वो तेरी बात जरूर सुनेगा। ठीक है। सिम्मी ने हामी भरी और वीर से फिर से बात करने के बारे में सोचने लगी। वहीं राधा उनके कमरे के बाहर खड़ी उनकी सारी बातें सुन रही थी। उसे भी ये जानकर दुख हुआ कि उसका भाई उसके दहेज के लिए परेशान है। दिन में खाने के बाद सिम्मी पढ़ाई करने लगी जबकि आशा जी आराम कर रही थी। राधा कपड़े सुखाने के बहाने छत पर गई और वहां जाकर उसने नील को फोन लगाया। नील राधा का कॉल देखकर खुश हो गया और बोला, हाँ राधा बोलो। राधा कहने लगी, कैसे हो, तबीयत कैसी है तुम्हारी? नील ने कहा, ठीक हूँ, पैर की फिजियोथेरेपी चल रही है, शादी तक तो ठीक हो ही जाऊंगा, आखिर तुम्हारे साथ फेरे जो लेने हैं। ये कहकर नील हंसने लगा। राधा ने कोई जवाब नहीं दिया तो नील ने कहा, क्या हुआ, तुम शांत लग रही हो, सब ठीक है वहां? राधा बोली, आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? नील चिंतित सा कहने लगा, क्या बात है राधा, तुम ऐसे क्यों कह रही हो? तुम्हें मुझसे कुछ भी कहने के लिए इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, तुम जो चाहे कह सकती हो, और भला मैं तुम्हारी बात का बुरा क्यों मानूंगा? राधा भारी मन से बोली, क्या आपके घर वालों ने दहेज मांगा है? नील चौंक कर क्या कहने लगा तो राधा बोली, मेरे भैया दहेज को लेकर बहुत टेंशन में है। क्या आपके वहां से कोई मांग की गई है? क्या आपको इस बारे में कुछ पता है? नील हैरान सा बोला, नहीं तो, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, ना ही मैंने कभी घर वालों से दहेज को लेकर कोई बात की। उन्होंने कुछ कहा है क्या? राधा बोली, मुझे भी नहीं पता, तभी तो आपसे पूछ रही हूँ। क्या आपको दहेज चाहिए? नील हैरान होकर बोला, क्या बात कर रही हो, बिल्कुल नहीं, मुझे एक पैसे का भी दहेज नहीं चाहिए। मेरी शादी तुमसे हो रही है, मेरे लिए यही सबसे बड़ा दहेज है। तुम्हारे अलावा मुझे किसी चीज की चाहत नहीं है। फिर भी अगर मेरे घर वालों ने किसी तरह की मांग की है तो तुम फिक्र मत करो, मैं उनसे बात करता हूँ। राधा ने हम कहकर संक्षिप्त में जवाब दिया और कुछ सोचकर बोली, अच्छा अगर वो हाँ कहें तो गुस्सा मत करना, उनसे आराम से बात करना। नील बोला, हाँ बाबा आराम से ही बात करूंगा। और तुम बताओ, हो गई शादी की तैयारी?
राधा कहने लगी, नहीं अभी तो नहीं। नील बोला, हम भी 2-3 दिन बाद गांव के लिए निकलने वाले हैं। तो माँ बाबूजी शादी की खरीदारी करने बाजार गए हैं। राधा बोली, अच्छी बात है। अच्छा आपकी बात हो तो मुझे बता देना, अभी मैं नीचे जा रही हूँ, काम है। नील ने ओके कहकर फोन काट दिया। राधा भी फोन रखकर जैसे ही पलटी, सिम्मी उसके सामने खड़ी थी। राधा उसे देखकर सकपका गई और बोली, अरे भाभी तुम यहाँ। सिम्मी उसकी आंखों में देखते हुए कहने लगी, तुम्हें नील से ये सब नहीं कहना चाहिए था। राधा गर्दन झुकाए खड़ी थी तो सिम्मी उसके कंधे थाम कर बोली, हम है ना, क्यों चिंता करती हो। तुम्हारी शादी पूरे धूमधाम से होगी, थोड़ा भरोसा हम पर भी रखो। राधा की आंखों में आंसू भर आए और वो नम आवाज में बोली, लेकिन भैया मेरी वजह से परेशान है और मैं उन पर बोझ नहीं बनना चाहती। सिम्मी बोली, अरे बाबा वो परेशान नहीं है, सिर्फ बिजी है तुम्हारी शादी की तैयारी में। और किसने कहा कि तुम हम पर बोझ हो। पेड़ पर फूल बोझ होते हैं क्या। कभी सुना है कि भैंस को उसके सींग भारी हो रहे हो। ऐसे ही तुम भी हमारे आंगन का फूल और हमारे सिर के सींग यानी हमारा ताज हो। तुम कभी हमारे लिए भारी नहीं हो सकती। सिम्मी की बात सुनकर राधा भावुक होकर उसके गले लग गई। सिम्मी राधा को थपथपाते हुए बोली, टेंशन मत लो, सब कुछ अच्छे से होगा, तुम बस अपनी शादी की तैयारी करो। ओके। राधा ने आंसू पोंछते हुए हामी भरी और फिर दोनों मिलकर कपड़े सुखाने लगी। वहीं आशा जी दीवार के पीछे खड़ी उन दोनों की बातें सुनकर सोचने लगी कि सिम्मी को बहू बनाने का उनका फैसला एकदम सही था और आज इसे सिम्मी ने साबित भी कर दिया। वो सोचने लगी कि अब मेरा घर और मेरी सांस्कृतिक विरासत सही हाथों में है। वीराज अपने साथ असम से लाया प्रसाद और कुछ स्नैक्स लेकर थाने आया था। थाने में मौजूद सभी पुलिसकर्मी उसके पास से प्रसाद और स्नैक्स खाते हुए उनकी तारीफ कर रहे थे। तभी थाने में 3-4 लोगों ने प्रवेश किया। उन्हें देखकर सब खाते खाते रुक गए। वो सभी वीर के सामने आकर खड़े हो गए तो वीर ने पूछा, कौन हो तुम सब और ऐसे बिना परमिशन के थाने में क्यों घुसे चले आ रहे हो। उनमें से एक आदमी जो कि सबसे आगे खड़ा था अपनी बांह चढ़ाते हुए बोला, मैं भीमाशंकर हूं। कल तुम्हारे 2 हवलदार मेरे घर आए थे। वीर ने ओह कहते हुए बाकी पुलिस वालों से कहा, तुम सब अपना काम करो। उसके आदेश पर सभी वहां से चले गए। उनके जाने के बाद भीमा वीर से बोला, क्यों बुलाया है मुझे। वीर कहने लगा, तुम्हारे ऊपर जमीन हड़पने का केस दर्ज हुआ है, वो भी 2-2। तुम्हारा इस बारे में क्या कहना है। भीमा कुर्सी पर बैठते हुए बोला, हाँ तो क्या करता, वो अपनी मर्जी से जमीन बेच ही नहीं रहे थे। वीर उसे कुछ देर देखता रहा और फिर बोला, खड़े हो जाओ। भीमा ने क्या कहा तो वीर बोला, खड़े होकर बात करो, ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हें पिताजी का घर नहीं। वीर की बात पर भीमा खिसिया गया और गुस्से में उठ खड़ा हुआ। वीर अब कुर्सी से पीठ टिकाए बोला, तुम जमीन क्यों खरीदना चाहते हो। भीमा बोला, वहां हम एक मॉल बनाना चाहते हैं। मैंने उन लोगों को अच्छी रकम भी ऑफर की थी लेकिन वो जिद पर अड़े थे और मुझे जिद्दी लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। वीर उसे सरसरी नज़र से देखते हुए बोला, और मुझे क्रिमिनल पसंद नहीं है। वैसे तुम वो मॉल अकेले बनाना चाहते हो। जहां तक मुझे पता है तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन तो एक झोपड़ी बनाने की भी नहीं है, तो मॉल किसके दम पर खड़ा कर रहे हो। भीमा तिलमिलाते हुए बोला, वो जानना तुम्हारा काम नहीं है इंस्पेक्टर, सीधे सीधे सेटलमेंट करो और चलते बनो। वीर उसे चेतावनी देते हुए बोला, सेटलमेंट चाहते हो तो तुरंत उस जमीन को खाली करो, वरना इतनी धाराएं लगेंगी कि मॉल की जगह जेल का रास्ता नापोगे। भीमा बोला, देखो इंस्पेक्टर, हमसे ज्यादा उलझो मत, हमारे साथ बनाकर रखोगे तो तुम्हारा ही फायदा होगा, ऊपर तक पहुंच है हमारी। वीर मुस्कुराते हुए बोला, ये तो अच्छी बात है, जितनी ऊंची पहुंच उतना रास्ता क्लियर ऊपर जाने का। अब कान खोलकर मेरी बात सुनो, जल्द से जल्द वो जगह खाली करो, वरना तुम और तुम्हारे मंत्री जी दोनों को जेल में चक्की पिसवाने का प्लान है मेरे पास। और हाँ, मैं क्रिमिनल्स के साथ बिगाड़ कर ही रखता हूँ, तो मुझसे जितना दूर रहोगे तुम्हारी तबीयत के लिए उतना ही अच्छा रहेगा। ये कहकर उसने उसे थाने से बाहर का रास्ता दिखा दिया। भीमा गुस्से में बाहर आया और अपने साथियों से बोला, ये साला एड़ा लगता है, इससे पहले कि ये कुछ करे हमें उस जमीन का मामला रफा दफा करना होगा। तो समझ गए ना क्या करना है। उसके साथियों ने हामी में गर्दन हिलाई और फिर चारों वहां से चले गए। उसी वक्त काजल भी पुलिस स्टेशन में दाखिल हुई। उसने भीमा को जाते देखा तो वो वीर के केबिन में आकर बोली, वो भीमा ही था ना। वीर ने उसकी ओर स्नैक्स बढ़ाकर कहा, हाँ वही था। काजल स्नैक्स लेते हुए बोली, वो यहाँ क्यों आया था, कुछ कह रहा था क्या। वीर बोला, हाँ वही अपनी हेकड़ी दिखा रहा था, अभी के लिए मैंने भी धमकी देकर जमीन खाली करने के लिए कहा है, अगर मान जाता है तो ठीक, वरना अगला नंबर इसका ही है। काजल हम करके स्नैक्स खाते हुए बोली, वैसे ये स्नैक्स किस खुशी में खिलाए जा रहे हैं, आज से पहले तो कभी नहीं खिलाए। तभी एक हवलदार प्रसाद का डिब्बा लेकर आया और मजाक करते हुए बोला, सर के घर गुड न्यूज आने वाली है, सर पापा बनने वाले हैं।
उसी खुशी में सबको मिठाई और नाश्ता करवा रहे हैं। काजल ने ये सुना तो उसे खांसी उठ गई। उसके हाथ कांपने लगे और वो असहज सी हो गई। वो थरथराती आवाज में बोली, क्या ये सच है? वीर हंसते हुए बोला, अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। शर्मा जी मजाक कर रहे हैं। ये तो हम असम से लाए थे। सिम्मी ने पता नहीं कब इतना सामान खरीद लिया। कल बैग अनपैक किया तो इतना सब यहाँ के लिए भेज दिया। काजल अब राहत की सांस लेती हुई बोली, ओह अच्छा, उसे मेरी तरफ से थैंक्स कहना। वीर ने शौक कहा और फिर अपने काम में लग गया। वहीं काजल भी फिर अपने काम से जाने लगी। जाते हुए वो वीर को कुछ पल देखती रही और फिर आगे बढ़ गई। शाम को वीर घर गया तो सिम्मी ने सोच लिया कि पहले वीर को खुश करती हूँ, फिर बाद में जेवर की बात करूंगी। वीर को खुश करने के लिए उसने आज वीर की पसंद का ही खाना बनाया था। वीर जब घर पहुंचा तो वो जैसे उसके स्वागत में खड़ी हो। वीर के अंदर आते ही उसने वीर से उसका बैग और बाकी सामान लिया और फिर कमरे में जाकर उसके लिए तौलिया निकालने लगी। वीर सोचने लगा कि आज इसे मुझ पर कुछ ज्यादा ही प्यार आ रहा है। वो वॉशरूम गया तो सिम्मी उसके कपड़े लिए खड़ी थी। ये देखकर वीर बोला, तुम कपड़े लेकर खड़ी क्यों हो, बेड पर रख दो। सिम्मी कहने लगी, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें खुद कपड़े देना चाहती थी। ये लो। वीर ने कपड़े लिए और चेंज करने लगा। सिम्मी बोली, मैं तुम्हारे लिए चाय बना लेती हूँ। वीर ने हामी भरी तो सिम्मी उसके लिए इलायची वाली चाय बनाने लगी। फिर जब वीर ने चाय का घूंट भरा तो वो बोला, क्या बात है, आज की चाय तो बड़ी कड़क बनाई है। बिल्कुल होटल की सी चाय लग रही है। सिम्मी मुस्कुराकर बोली, खाना भी तैयार है। आपकी पसंद की गोभी की सब्जी बना रखी है। जब आपको खाना हो तो बता देना, मैं खाना लगा दूंगी। ये कहकर वो अपने कमरे में चली गई। उसके जाने के बाद वीर आशा जी से पूछने लगा, इसे अचानक क्या हुआ है? आशा जी अनजान बनते हुए बोली, क्या हुआ है, ठीक तो है। वीर बोला, आपको अजीब नहीं लग रहा? आज ये मेरी कुछ ज्यादा ही खातिरदारी कर रही है। वैसे तो पिछले कुछ दिनों से कर ही रही है, लेकिन आज कुछ ज्यादा कर रही है। कुछ गड़बड़ तो नहीं की इसने? आशा जी बोली, क्या गड़बड़ करेगी, आज तो दिन भर घर ही थी। तू ज्यादा सोच रहा है। तुझे खुश करने के लिए वो बेचारी इतनी मेहनत कर रही है और तू उस पर शक कर रहा है। वीर बोला, शक नहीं कर रहा माँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो कुछ अजीब बर्ताव कर रही है। खैर छोड़ो, आप बताओ, आपने पंडित जी को शादी की तारीख फाइनल कर दी है ना? आशा जी कहने लगी, हाँ वो तो मैंने कल ही कर दी थी। आज दिन में मैंने समधी जी से बात की और उन्हें भी तारीख बता दी है। वीर ने पूछा, और कुछ बात हुई? लेन देन के लिए कुछ कहा उन्होंने? आशा जी बोली, नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं हुई। ना मैंने पूछा, ना उन्होंने कोई जिक्र किया। वीर हम करने लगा तो आशा जी बोली, देख बेटा, माना कि राधा हमारी एकलौती बेटी है, लेकिन उसकी शादी में खर्चा उतना ही करना है जितनी हमारी हैसियत है। नील और राधा दोनों ही समझदार है। वो भविष्य में थोड़ा थोड़ा करके अपनी गृहस्थी जोड़ ही सकते हैं। तो लेन देन इतना ही रखना कि तुझ पर कोई बोझ ना हो। बहू को पता चलेगा तो खामखा वो भी परेशान होगी। इसलिए जितनी चादर है उतने ही पैर फैलाना। वीर ने उनकी बात का सिर्फ हम में जवाब दिया और फिर सोच में डूब गया। रात को खाने के बाद वीर और सिम्मी अपने कमरे में गए तो सिम्मी वीर को मक्खन लगाते हुए बोली, तुम्हें कुछ और चाहिए? वीर जो कि फाइल में व्यस्त था बोला, नहीं कुछ नहीं चाहिए। सिम्मी बोली, तुम थक गए होंगे, तुम्हारे सिर में मालिश कर दूं? वीर बोला, नहीं मैं ठीक हूं। सिम्मी कुछ देर शांत रही, फिर बोली, अच्छा तुम्हें पता है, जब मैं छोटी थी तो मेरे पापा के पैरों में अक्सर दर्द रहा करता था। जब भी वो ड्यूटी से लौटते थे तो मम्मा उनके पैरों की मालिश करती थी। तुम्हारे पैरों में भी दर्द होता होगा ना? सारा दिन यहाँ वहाँ भाग दौड़ करते होंगे, तो मैं तुम्हारे पैर दबा दूं? वीर ने सिम्मी की ओर देखा और फिर फाइल बंद करके उसके पास जाकर बैठ गया और बोला, क्या बात है, जो कहना है साफ साफ कहो। सिम्मी हकलाते हुए बोली, क्या साफ साफ कहूं, ऐसा कुछ है ही नहीं। वीर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, कोई गड़बड़ हुई है? सिम्मी चौंकते हुए बोली, गड़बड़? कैसी गड़बड़? वीर बोला, तुम आज अजीब बिहेव क्यों कर रही हो? जब से आया हूं देख रहा हूं कि मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट दे रही हो। इसकी वजह? वीर ने साफ शब्दों में पूछ लिया तो सिम्मी की बोलती बंद हो गई। वो नजरें चुराने लगी तो वीर बोला, देखो सिम्मी, जो भी बात है साफ साफ कहो। सिम्मी धीमी आवाज में बोली, पहले कहो कि तुम गुस्सा नहीं करोगे। वीर बोला, हाँ नहीं करूंगा। बताओ अब। सिम्मी दबी जुबान में बोली, वो मैं चाहती हूँ कि शादी में मेरे जेवर राधा को दे दो। उसने धीरे धीरे कहा और फिर नजरें उठाए वीर की ओर देखने लगी। वीर का चेहरा ये सुनकर गंभीर हो गया तो सिम्मी बोली, देखा तुम गुस्सा हो रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें नहीं बता रही थी। वीर गंभीर स्वर में बोला, मैंने तुमसे कल कहा था ना कि वो जेवर तुम्हारे पेरेंट्स ने दिए हैं, उस पर हमारा कोई हक नहीं है। सिम्मी भी तुनकते हुए बोली, ये हमारा तुम्हारा क्या होता है? तुम क्या मुझसे अलग हो?
वीर उसे समझाते हुए बोला, वो बात नहीं है सिम्मी, कानून नाम की भी कोई चीज है। लड़की के मायके से आए जेवर पर कानूनन उसका अधिकार होता है और उससे ये जेवर और कोई नहीं ले सकता, उसका पति भी नहीं। तुम क्यों मुझसे कानून तोड़वाना चाहती हो? सिम्मी अब गुस्से में भड़क गई और बोली, अच्छा, मैं राधा को कुछ दूं तो वो कानून तोड़ना हो गया, और तुम जो उसे दहेज देने की बात कर रहे हो वो क्या है? तब कानून नहीं टूट रहा। वीर उसे समझाते हुए बोला, देखो सिम्मी, वो कह ही रहा था कि सिम्मी उसकी बात काटते हुए बोली, तुम मुझे इस घर का सदस्य मानते ही नहीं हो, अगर मानते तो तेरा मेरा नहीं करते। वीर खींचकर बोला, अरे यार ऐसी बात नहीं है, क्यों बात का बतंगड़ बना रही हो? सिम्मी तुनक कर बोली, हाँ मैं ही सारी बातों का बतंगड़ बनाती हूँ, तुम तो कुछ करते ही नहीं। तुम्हें मेरे जेवर राधा को नहीं देने हैं ना, तो ठीक है, मुझे भी वो जेवर नहीं चाहिए, मैं कल ही पापा को वो जेवर वापस कर देती हूँ। अब तुम अपना ये कानून सीधा उन्हें एक्सप्लेन करना। ये कहकर सिम्मी गुस्से में चादर ताने लेट गई। उसके लेटने के बाद वीर ने उसे 2-3 बार मनाने की कोशिश की, लेकिन सिम्मी चादर से बाहर ही नहीं निकली। वीर सोचने लगा, बताओ क्या जुल्म है, हम दुनिया को कानून सिखाते हैं और घर में बीवी मुझे कानून सिखा रही है। इसका तो अलग ही कानून चलता है, इसका बस चले तो मुझे ही जेल में ठूस दे। खैर अभी तो इसका दिमाग गर्म है, कल सुबह इससे बात करता हूँ। ये सोचकर वीर भी बिस्तर पर जाकर लेट गया। कहानी का एपिसोड कैसा लगा जानने के लिए कमेंट करें।